हाय बच्चा, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू फ्रैंकलिन बायोलॉजी क्लासेस। मैं हूं उमर अहद। जैसे आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं सीरीज़ ह्यूमन फिजियोलॉजी का, और जिसमें हम शुरू कर चुके हैं क्लास 11th वाला जो पोर्शन है फिजियोलॉजी का, वो हम शुरू कर चुके हैं। एंड हमने ऑलरेडी समझा है कि न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, डाइजेशन का मतलब क्या होता है, डाइजेशन में केमिकल डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन में मैकेनिकल डाइजेशन क्या होता है। एंड बिसाइड इज दिस हम ये भी समझ गए कि डाइजेशन के अंदर एलिमेंट्री कैनल क्या होता है एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होते हैं। तो हमारा ऑलरेडी एनाटॉमिकल पोर्शन जो है इस चैप्टर का वो फिनिश हो चुका है, जिसमें हमने एनाटॉमिकली बेटा सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को देखा एज वेल एज सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को देखा। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज़ द फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब हम आज पढ़ेंगे कि बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम फिजियोलॉजी में कैसे मदद करता है, कैसे एक्चुअली फूड को डाइजेस्ट करता है, कहाँ पे कौन सा फूड मॉलिक्यूल डाइजेस्ट होता है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डाइजेशन ऑफ फूड बेटा। ठीक है, अब कुछ चीज़ें ऑलरेडी आपको पता है, हमें पता है कि जो हम डेली फूड खाते हैं तो हमारे डेली फूड के अंदर बेटा एक तो न्यूट्रिएंट मिलेगा जिसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। सो दैट मीन्स हमें डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे फूड के अंदर डेली फूड जो होता है बेटा उसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट प्रोटीन होता है। सो दैट मीन्स हमें डाइजेशन ऑफ प्रोटीन पढ़ना पड़ेगा। एंड बिसाइड्स दिस बेटा हमारे फूड के अंदर फैट्स भी होते हैं या लिपिड्स भी होते हैं, तो हमें डाइजेशन ऑफ लिपिड भी पढ़ना पड़ेगा। एंड इसके अलावा बेटा कभी कभी हम कुछ लिविंग मटेरियल्स भी खाते हैं, लिविंग सेल्स भी खाते हैं इन द फॉर्म ऑफ मीट, इन द फॉर्म ऑफ प्लांट्स, जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड्स भी होते हैं, तो हमें डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कहाँ से, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है ना, तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट जो फूड मॉलिक्यूल हम पढ़ने वाले हैं, सो दैट विल बी डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है बेटा, अब लकीली हम एक चीज़ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट में कौन से तरीके के बायोमॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट्स में कौन कौन से होते हैं, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, एंड बिसाइड्स दिस हमने देखा है कि कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेकेराइड का मतलब क्या होता है, पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या होता है, प्रोटीन में अमीनो एसिड का मतलब क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या होता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, अब जब मैं आपको डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़ाऊंगा ना, तो हम इसको कैसे समझने की कोशिश करेंगे, हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे बच्चा कि कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन जो है वो हमारी ओरल कैविटी में कैसे होती है। ठीक है ना, वो ओरल कैविटी में कैसे होती है, कौन से एंजाइम्स यूज़ होते हैं। हम पढ़ेंगे बेटा कि डाइजेशन का प्रोसेस हमारे स्टोमक के अंदर कैसे होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टोमक में कैसे होता है या होता भी है कि नहीं होता है, ये देखेंगे। हम देखेंगे बेटा कि डाइजेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसा होता है और कौन से एंजाइम्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, एंड ये देखेंगे कि डाइजेशन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है कि नहीं होता है। तो शुरुआत हम कहाँ से करेंगे बेटा, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन ओरल कैविटी, फिर पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन स्टोमक, फिर पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड फाइनली देखेंगे बेटा डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट लार्ज इंटेस्टाइन में होता है या नहीं होता है। ठीक है ना, तो शुरुआत करते हैं हम कहाँ से, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जिसको हम ओरल कैविटी बोलते हैं। अगर आप इस पिक्चर की तरफ देखेंगे तो इस पिक्चर में हमें ऑलरेडी पता है एक चीज़ कि जब भी हम कोई फूड मॉलिक्यूल खाते हैं, ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने एक ब्रेड का पीस खा लिया, तो ब्रेड एक कार्बोहाइड्रेट मटेरियल है, या आपने चावल खा लिया, ठीक है, चावल इज़ अगेन कार्बोहाइड्रेट। तो जो हम नॉर्मल डेली बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट लेते हैं बेटा, मतलब नॉर्मली जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो मोस्ट कॉमनली बेटा किस फॉर्म में होता है, वो स्टार्च की फॉर्म में होता है। ठीक है ना, वो स्टार्च की फॉर्म में होता है। मतलब नॉर्मली जो हम ब्रेड खाते हैं, ठीक है, जो हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट सोर्स ऑफ फूड खाते हैं डेली, जो हमको नॉर्मली मिलता है न्यूट्रिशन में, तो वो मोस्ट कॉमनली कौन सा देखा गया है, वो नॉर्मली स्टार्च होता है। ऑल्दो स्टार्च के अलावा बाकी भी चीज़ें हो सकती है, बट नॉर्मली हमारा जो डेली रूटीन है कार्बोहाइड्रेट खाने का, वो क्या होता है बेटा, वो स्टार्च होता है। ठीक है, अब जब आप ये स्टार्च खाएंगे ना, सो ये खाने की प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आपने ये स्टार्च का मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है ना, अब आप इस स्टार्च का मॉलिक्यूल कहाँ पे ला रहे हैं, आप माउथ के अंदर ला रहे हैं। सो दिस मूवमेंट ऑफ स्टार्च और दिस टेकिंग ऑफ फूड मॉलिक्यूल बेटा, चाहे वो स्टार्च हो, चाहे वो प्रोटीन हो,
चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो फैट हो, या चाहे वो कोई और फूड मॉलिक्यूल हो। तो ये जो प्रोसेस है ना बेटा फूड मॉलिक्यूल को अपने बॉडी के अंदर ओरल कैविटी में लाना, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंजेशन बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम इंजेशन बोलते हैं। तो याद रखिए इंजेशन का मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ इसे, ठीक है। तो व्हाट डू वी मीन बाय इंजेशन बेटा, तो इंजेशन का मतलब होता है फूड को इनटेक करना, फूड को खाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड एज इंजेशन। तो इंजेशन हम कैसे करते हैं, अपने हैंड्स को यूज़ करते हैं और फिर फूड मॉलिक्यूल को कहाँ पे ले आते हैं बेटा, हम इसको माउथ के अंदर ले आते हैं, या मैं प्रॉपरली बोलूँ तो हम इसको ओरल कैविटी के अंदर लाते हैं। तो यह आपने फूड मॉलिक्यूल को कहाँ पे लाया, ओरल कैविटी में लाया, ठीक है। अब हमें एक चीज़ पता है बच्चा, दैट ओरल कैविटी इज सप्लाइड बाय फ्यू डक्ट्स। अगर आपको अच्छे से याद हो, हमने पढ़ा था कि यहाँ पे एक ग्लैंड पाया जाता है ना, यहाँ पे एक ग्लैंड पाया जाता है और यहाँ पे भी एक ग्लैंड पाया जाता है। सो इन तीन ग्लैंड्स को हम क्या बोलते थे, इन तीन ग्लैंड्स को हम स्लाइवरी ग्लैंड्स बोलते थे, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। तो ये स्लाइवरी ग्लैंड क्या करेगा, ये डक्ट बनाएगा जिसको हमने स्टेनसन्स डक्ट नाम दिया था, ये डक्ट बनाएगा जिसको हमने वार्टन्स डक्ट नाम दिया था, ये डक्ट बनाएगा जिनको हम डक्ट ऑफ रेवेनस बोलते हैं। एंड इन तीनों डक्ट से क्या आता है बेटा, इनसे एक सिक्रीशन आता है, ठीक है ना, इनसे एक फ्लूइड आता है, इनसे एक बेटा एंजाइमेटिक सिक्रीशन निकलती है, दैट सिक्रीशन इज कॉल्ड एज सलाइवा बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, सलाइवा। तो जैसे फूड मॉलिक्यूल आपके माउथ में आएगा तो आपके माउथ में क्या पाया जाता है, आपके माउथ में सलाइवा पाया जाता है। तो ये आपके माउथ में सलाइवा है बेटा, क्लियर है ना। अब ये सलाइवा करेगा क्या, ये सलाइवा करेगा, अगर हम इसको इस ऐसे ले लेते हैं तो फॉर जो हम समझ रहे हैं बेटा डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन माउथ, तो मैं इसको ऐसे यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन माउथ, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास स्टार्च है, ठीक है। सो दिस इज स्टार्च, तो ये स्टार्च है बच्चा, ठीक है ना। तो ये स्टार्च अभी कहाँ पे आया, ये स्टार्च अभी आपके माउथ में आया या आपकी ओरल कैविटी में आया बेटा, ठीक है ना। और हम एक चीज़ जानते हैं बेटा, हम बायोमॉलिक्यूल बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो हमें बायोमॉलिक्यूल से ऑलरेडी पता है कि स्टार्च क्या होता है बेटा, स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड होता है, पता है ना। स्टार्च क्या है, स्टार्च एक बड़ा मॉलिक्यूल है, एक पॉलीसैकेराइड है। तो स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल होता है। अब ये पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल क्या मतलब है, अगर कुछ बच्चों को नहीं पता है पॉलीसैकेराइड क्या होता है, तो आप मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपको स्टार्च बनाना है, ठीक है ना। तो स्टार्च बनाने के लिए आपको बेटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल चाहिए। तो ये आपने एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ले लिया, ये फिर दूसरा ले लिया, ये फिर तीसरा ले लिया। तो ऐसे आप बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये जो बॉन्ड आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ना जोड़ने के लिए, इसको हम अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, समझ आ रहा है। तो जब आप बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ेंगे बेटा, आपस में कंबाइन करेंगे, तो आप एक लंबी माला बनाएंगी ग्लूकोज की बेटा, ठीक है। सो वो लंबी माला जो ग्लूकोज की बनेगी ना, जिसमें कौन सा बॉन्ड होगा, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम स्टार्च बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज स्टार्च, समझ आया। ऑल द स्टार्च की दो फॉर्म्स होती है, उस पर मैं अभी नहीं जाऊंगा बिकॉज वो हम ऑलरेडी बायोमॉलिक्यूल में पढ़ चुके हैं। बट अभी इतना याद रहे, स्टार्च क्या है, स्टार्च एक बड़ा मॉलिक्यूल है, स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है बेटा। तो जब हम खाते हैं इस फूड को या स्टार्च को, तो ये पॉलीसैकेराइड फॉर्म में हम खाते हैं, मतलब इसका इंजेक्शन पॉलीसैकेराइड फॉर्म में होता है। लेकिन पॉलीसैकेराइड फॉर्म बेटा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो बिकॉज ये एब्जॉर्ब नहीं होगी तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें स्टार्च को बेटा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करना पड़ता है, समझ आया। तो मतलब ये जो स्टार्च यहाँ पे आप देख रहे हैं जो एक पॉलीसैकेराइड है बेटा, तो आप क्या करेंगे, आप कोशिश करेंगे इस स्टार्च को हम क्या कर दे, तोड़ दे बेटा, इसको हम ब्रेक डाउन कर दें, ठीक है ना। और ब्रेक डाउन के लिए आपने किसको लाया, ब्रेक डाउन के लिए आपने सलाइवा को लाया बेटा, ब्रेक डाउन के लिए आपने सलाइवा को लाया, ठीक है ना। और सलाइवा के बारे में ऑलरेडी आपको एक चीज़ पता है, बिकॉज हम सलाइवा का सिक्रीशन अलग से पढ़ ही चुके हैं बेटा। तो यू ऑलरेडी नो दैट सलाइवा का पीएच कितना होता है बेटा, पीएच सलाइवा का 6.8 होता है, पढ़ा है ना हमने ऑलरेडी। सलाइवा का पीएच कितना होता है, 6.8 होता है। ये भी याद रखेंगे कि सलाइवा का पीएच अगर 6.8 से ऊपर गया तो सलाइवा का एंजाइम प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा, अगर वो 6.8 से नीचे गया तब भी वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा। सो दैट मीन्स बेटा सलाइवा के जो अंदर एंजाइम है वो बेस्ट काम किस पीएच पे करता है, 6.8 पीएच पे करता है। एंड दिस एंजाइम बेटा जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, दिस एंजाइम इज नोन एज सलाइवरी एमाइलेस। ये भी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी बेटा, दिस इज नोन एज सलाइवरी एमाइलेस, पता है ना, सलाइवरी एमाइलेस, ठीक है। या इसको हम टाइलिन भी बोलते हैं। एंड इस सलाइवरी एमाइलेस का जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, मतलब जो उसको एक्टिवेट करने के लिए चाहिए, वो क्या होता है,
वो क्लोराइड आयन होता है, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ आपको जब हमने एंजाइम्स पढ़े थे। ठीक है, तो अभी मैं वापस आता हूँ। तो आपने बेटा स्टार्च ले लिया किसी भी फॉर्म में, बर्गर की फॉर्म में, पिज़्ज़ा की फॉर्म में, चावल की फॉर्म में, बिस्किट की फॉर्म में, आइसक्रीम की फॉर्म में, या किसी और फॉर्म में आपने स्टार्च ले लिया। तो जैसे स्टार्च आप मुंह में लाएंगे तो मतलब ये ओरल कैविटी में स्टार्च आया, ओरल कैविटी के अंदर क्या होगा बेटा, ये फूड मिक्स हो जाएगा, ये स्टार्च मिक्स हो जाएगा किसके साथ, सलाइवा के साथ। तो ये मिक्स हो गया सलाइवा के साथ। अब सलाइवा के अंदर कौन है, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम है, जिस एंजाइम को हम सलाइवरी एमाइलेस बोलते हैं बेटा। और इस एंजाइम को अच्छे से काम कराने के लिए इसको क्या देना पड़ता है, क्लोराइड आयन देना पड़ता है। इसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं, ये भी मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है ना। तो जैसे सलाइवरी एमाइलेस एक्टिवेट हो जाएगा बेटा इन प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयन, तो ये सलाइवरी एमाइलेस क्या करता है बच्चा, ये इस बड़े से स्टार्च मॉलिक्यूल को, जो आपके माउथ में था ना बड़ा सा स्टार्च मॉलिक्यूल, ये इसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देगा। मान लीजिए ये ऐसे टूट गया बेटा, ऐसे टूट गया। ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनेंगे इसके, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट गया। समझ आया। तो ये जो छोटे मॉलिक्यूल यहाँ पे बन रहे हैं ना स्टार्च के, इन छोटे मॉलिक्यूल्स को हम नाम देते हैं माल्टोस बेटा। इनको हम क्या बोलते हैं, माल्टोस बोलते हैं। समझ आया। तो मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला कि स्टार्च क्या है बेटा, स्टार्च एक मॉलिक्यूल है जो बना है बहुत सारे हजारों किन से ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। सो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो आपस में जुड़ के किसका फॉर्मेशन कराते हैं, एक बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कराते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम स्टार्च बोलते हैं। लेकिन जब ये स्टार्च सलाइवरी एमाइलेस के कॉन्टैक्ट में आएगा ना, तो सलाइवरी एमाइलेस क्या करेगा, इसको तोड़ेगा। और जब ये टूटेगा तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटेगा। तो उन छोटे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, उनको हम माल्टोस बोलते हैं। एंड ये भी आपको ऑलरेडी पता है बेटा, बायोमॉलिक्यूल हम पढ़ के आ चुके हैं। माल्टोस क्या होता है, माल्टोस एक डाइसैकेराइड होता है। माल्टोस क्या होता है, माल्टोस एक डाइसैकेराइड होता है। तो आप दोनों को कंपेयर करिए। ठीक है, तो माल्टोस इज अ डाइसैकेराइड। ठीक है, स्टार्च इज अ पॉलीसैकेराइड। सो दैट मीन्स बेटा स्टार्च के अंदर हजारों ग्लूकोज मॉलिक्यूल होंगे, लेकिन माल्टोस के अंदर खाली क्या होंगे, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल होंगे। यानी अगर ये स्टार्च है बेटा, मान लीजिए फॉर जब ये स्टार्च है, ऐसे ये स्टार्च है, तो जब ये ऐसे 2-2 मॉलिक्यूल में टूटेगा ना, ऐसे ये और 2 मॉलिक्यूल टूट गए, ये और 2 मॉलिक्यूल, तो इन 2-2 मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज माल्टोस। तो आपने एक बड़ी सी चेन ऑफ स्टार्च को क्या कर दिया, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया। सो दीज पार्ट्स आर कॉल्ड एज डाइसैकेराइड्स। एंड इस डाइसैकेराइड का नाम क्या है बेटा, माल्टोस है। और हमें ये भी पता है बेटा कि माल्टोस जो डाइसैकेराइड होता है वो किससे बनता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, इसीलिए बायोमॉलिक्यूल मैंने अच्छे से पढ़ाया था बेटा। तो वो किससे बन चुका है बेटा, वो बनता है ग्लूकोज एंड ग्लूकोज से। मतलब 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं बाय फॉर्मिंग अल्फा-1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और इनके जुड़ने से किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, एक डाइसैकेराइड का फॉर्मेशन होता है, जिस डाइसैकेराइड को हम बोलते हैं माल्टोस। फिर जब बहुत सारे माल्टोस मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे बेटा, हजारों माल्टोस मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे, तो फिर वो क्या बनाते हैं, स्टार्च बनाते हैं। सो दैट मीन्स हमने माउथ के अंदर क्या किया, हमने माउथ के अंदर एक बड़े स्टार्च मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर दिया छोटे मॉलिक्यूल में, जो कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का बना है, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का बना है। क्लियर है। अब यहाँ पे और एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ जो आपको याद रखना है कि हमारे माउथ, दैट मीन्स बेटा हमारे माउथ के अंदर किसकी शुरुआत होगी, हमारे माउथ के अंदर कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन की शुरुआत होगी बेटा। तो याद रखेंगे कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन कहाँ शुरू होता है, माउथ से शुरू होता है। ये इंपॉर्टेंट है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। और किसकी मदद से स्टार्ट हुआ, सलाइवरी एमाइलेस की मदद से। एंड सलाइवरी एमाइलेस बेटा स्टार्च को खाली 30% ब्रेक कर पाता है। ठीक है ना, मतलब आपकी बॉडी के अंदर अगर आपने 100% स्टार्च खाया है, उस 100% में से 30% स्टार्च कहाँ पे डाइजेशन होता है, उसका आपके माउथ में डाइजेशन होता है। ऑल्दो अगर आप ज़्यादा देर तक फूड को चबाते रहेंगे ना, तो फिर 100% डाइजेशन भी इधर ही हो सकता है। लेकिन आपको पता है बेटा, हम में से कोई भी ज़्यादा देर तक फूड को माउथ में नहीं रखता है, हम जल्दी जल्दी चबा के उसको निगल जाते हैं बेटा, उसको स्वेलो करते हैं। तो जब तक वो आपका एंजाइम बेटा माउथ में इसके कॉन्टैक्ट में रहेगा, तब तक वो एटलीस्ट कितना % स्टार्च डाइजेस्ट करता है, 30% स्टार्च डाइजेस्ट करता है। सो दैट मीन्स अगर हमारे पास 100 स्टार्च मॉलिक्यूल्स है, 100 में से 30 मॉलिक्यूल तो ऑलरेडी डाइजेस्ट हो गए माउथ में, बचे हुए 70 तो अभी भी डाइजेस्ट करने पड़ेंगे ना। तो वो 70 का डाइजेशन कहाँ पे होगा, वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया ये। तो आई होप ये आपको समझ आया बच्चा। तो आपने याद रखा स्टार्च जो होता है, स्टार्च
आपके नॉर्मल फूड में पाया जाता है, राइस में मिलेगा, सीरियल्स में मिलेगा, वीट में मिलेगा, बिस्किट डैश एंड डैश। स्टार्च जो होता है एक पॉलीसेकेराइड होता है बेटा, जो बनता है किससे, ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। मतलब ग्लूकोज के बीच में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा, जिसके जुड़ने की वजह से क्या बनता है, स्टार्च बनता है। स्टार्च जब सलाइवरी एमाइलेज की प्रेजेंस में आता है तो सलाइवरी एमाइलेज बेटा स्टार्च को ब्रेक कर देता है माल्टोस में। कभी कभी आइसोमाल्टोस भी बनता है, ठीक है ना, और कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल भी बनते हैं जिनको हम लिमिट डेक्सट्रेंस भी बोलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ऐड करना चाहें तो आप लिख सकते हैं बेटा ऐसे, माल्टोस बना प्लस माल्टोस बना प्लस और एक मॉलिक्यूल बना बेटा आइसोमाल्टोस, आइसोमाल्टोस बना, ठीक है ना। और आइसोमाल्टोस भी क्या होता है बेटा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होता है। आइसोमाल्टोस भी किसका बना है, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज का बना है। ये ग्लूकोज हो गया, ये दूसरा ग्लूकोज हो गया, ठीक है ना। और इसके अलावा क्या मिलते हैं, लिमिट डेक्सट्रेंस भी मिलते हैं। लिमिट डेक्सट्रेंस खाली एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का बनता है, प्लस लिमिट डेक्सट्रेंस। तो इधर मैं और एक ऐड कर देता हूँ, प्लस लिमिट डेक्सट्रेंस। ठीक है, तो ये कहाँ पे बने, ये सब आपके माउथ में बने। तो ओवरऑल कितना स्टार्च ब्रेक हुआ माउथ के अंदर, ओवरऑल बेटा 30% स्टार्च का ब्रेक डाउन हुआ बच्चा, समझ आया ना। अब 30% स्टार्च जो ब्रेक डाउन हुआ, बचा कितना हमारे पास, 70% स्टार्च बच गया। अब वो 70% स्टार्च का डाइजेशन कैसे होगा वो हम नेक्स्ट पार्ट में देख लेते हैं। तो ये हो गया स्टार्च का डाइजेशन या कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन आपके माउथ के अंदर खत्म, ठीक है ना। अब हम आते हैं बेटा स्टोमक पे। अब स्टोमक के अंदर जब आपका कार्बोहाइड्रेट आता है, ठीक है ना, तो स्टोमक में जैसे कार्बोहाइड्रेट की एंट्री हो जाती है तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर या हमारे इस फूड के अंदर बेटा जो हमने डाइजेस्ट किया माउथ के अंदर, जैसे ही फूड बेटा डाइजेस्टेड फूड माउथ से निकल के ईसोफेगस में आएगा तो ईसोफेगस में कोई भी एंजाइम नहीं होता है जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर सके। सो दैट मीन्स बेटा यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होने वाला। तो फाइनली ये फूड कहाँ पहुँचा, फाइनली ये स्टोमक में पहुँचा। तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये स्टार्च के मॉलिक्यूल्स है, माल्टोस आइसोमाल्टोस मान लीजिए, लिमिट डेक्सट्रेंस मान लीजिए, ये कहाँ पहुँच गए, ये स्टोमक में पहुँचे। अब स्टोमक के अंदर पहुंचते ही इसके पास कौन सा एंजाइम साथ में होगा बेटा, सलाइवरी एमाइलेस होगा, बिकॉज एंजाइम तो इसी से रहेगा ना, फूड के साथ ही रहेगा अंदर। तो एंजाइम का नाम है सलाइवरी एमाइलेस, ठीक है। तो जैसे ही ये फूड बेटा, कौन सा फूड, जिसको हमने डाइजेस्ट किया माउथ के अंदर, कहाँ पहुँचा, स्टोमक में पहुँचा। तो स्टोमक के अंदर इसके पास कौन सा एंजाइम बेटा, सलाइवरी एमाइलेस है। और स्टोमक का पीएच कितना होता है बेटा, हम ऑलरेडी वो जानते हैं, वो अराउंड 2.0 के आसपास होता है, एसिडिक पीएच होता है। तो सलाइवरी एमाइलेज बेटा इस एसिडिक पीएच पे काम नहीं कर पाता है, समझ आ रहा है ना। तो सलाइवरी एमाइलेज इस एसिडिक पीएच पे काम नहीं करेगा। सो बिकॉज सलाइवरी एमाइलेज बेटा एसिडिक पीएच पे स्टोमक में काम नहीं करेगा। और प्लस स्टोमक का कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं है बेटा जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर सकता है। स्टोमक में 3 ही एंजाइम निकलते हैं, लेकिन तीनों में से कोई भी कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं है। तो सलाइवरी एमाइलेज काम नहीं कर रहा है, स्टोमक का कोई भी खुद का एंजाइम बेटा कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट नहीं कर रहा है। दैट मीन्स स्टोमक के अंदर फूड का डाइजेशन नहीं होगा बच्चा। सो दैट मीन्स इन केस ऑफ स्टोमक, अगर हम कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन की बात करें ना, तो स्टोमक के अंदर बेटा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है। क्लियर है ना बच्चा, क्यों नहीं होता है, बिकॉज स्टोमक के अंदर कोई भी खुद का एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए नहीं है। सो देयर इज नो एंजाइम बेटा इन स्टोमक जो किसे डाइजेस्ट कर सकता है, जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर सकता है। प्लस जो हमने एंजाइम लाया था ऊपर से साथ में बेटा, जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम था, उसको हमने इनएक्टिवेट कर दिया बेटा, ठीक है ना, वो काम करना यहाँ पे बंद कर दिया। तो इन शॉर्ट यहाँ पे जितना भी कार्बोहाइड्रेट होगा उसका कोई भी डाइजेशन नहीं होने वाला है। वो किसकी फॉर्म में रहेगा, वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में ही रहेगा बच्चा, समझ आया। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो ये वाला पोर्शन जो आपने पढ़ा ना, तो दिस इज डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन माउथ बेटा, ठीक है ना। अब अगर इधर हम और एक एरो लगा दें तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा, तो ये तो स्टोमक हो गया। तो स्टोमक के अंदर आपको याद रखना है कि स्टोमक के अंदर कोई भी कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं है।
सो बिकॉज देयर इज नो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम इन स्टोमक बेटा, एंड प्लस हमारा जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम ऊपर से आया था वो यहाँ काम नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ एसिडिक पीएच। सो दैट मीन्स बेटा देयर इज नो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन स्टोमक बेटा, ठीक है ना। तो नो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन स्टोमक, ठीक है। तो स्टोमक में कोई भी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। चले अब आते हैं नीचे। अब ये जो हमारा कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे था, ये कौन कौन सा कार्बोहाइड्रेट था? माल्टोज था, आइसोमाल्टोज था, लिमिट डेक्सट्रिन था बेटा, ठीक है ना। अब ये कार्बोहाइड्रेट या इसमें मान लो कोई मॉलिक्यूल स्टार्च की फॉर्म है, थोड़ा सा स्टार्च भी हो सकता है बेटा, जो यहाँ पे जल्दी जल्दी हम डाइजेस्ट नहीं कर पाए तो इसमें थोड़ा स्टार्च भी हो सकता है। जब ये कार्बोहाइड्रेट इधर से निकल के बेटा कहाँ पे आएगा? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर होगा, जैसे आप जानते हैं बच्चा, तो यहाँ पे होगा पाइलोरिक स्फिंक्टर, है ना, और यहाँ पे होगा कार्डियक स्फिंक्टर, ये भी आपको पता है। तो जब ये फूड बेटा पाइलोरिक स्फिंक्टर को क्रॉस करेगा और कहाँ पहुँचेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचेगा, ड्यूडेनम में पहुँचेगा बेटा। तो ड्यूडेनम के अंदर इसकी मुलाकात किसके साथ हो जाती है? पेनक्रियाटिक जूस के साथ होती है एंड बाइल के साथ होती है। पता है ना आपको कि ड्यूडेनम के अंदर यहाँ पे क्या होता था? हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट होता था। हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट बेटा स्फिंक्टर ऑफ ओडे से खुलता था और उसके पास क्या आता था? उसके पास पेनक्रियाज का सिक्रीशन होता था एंड लिवर का सिक्रीशन होता था। सो दैट सिक्रीशन जो पेनक्रियाज से आती थी उसको हम क्या बोलते थे? पेनक्रियाटिक जूस बोलते थे बेटा, याद है ना। अब हम यहाँ पे सबसे पहले समझ लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन पेनक्रियाटिक जूस की वजह से कैसे होता है, या पेनक्रियाटिक जूस बेटा कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में कैसे मदद करता है, ठीक है ना। तो एरो लगा लेते हैं इधर। तो फूड आ गया बेटा कहाँ पे? फूड आ गया ड्यूडेनम में या फूड आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो हमें अभी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या पढ़ना है कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टोमक के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कैसे होता है। तो हमें पता चलता है बेटा कि जैसे ही स्टार्च, ठीक है, मान लो फॉर मैं रिमेनिंग स्टार्च लिख देता हूं, जैसे ही रिमेनिंग स्टार्च बेटा बचा हुआ स्टार्च, ठीक है, कितना बचा हुआ था? 70% था बेटा, है ना। 30% ऊपर डाइजेस्ट हुआ था, 70% रह गया था। जैसे ही रिमेनिंग स्टार्च बेटा एंटर करता स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले हिस्से में जिसको हम ड्यूडेनम बोलते हैं बेटा, यहाँ पे इसकी मुलाकात होती है एक एंजाइम के साथ। एंजाइम का नाम है पेनक्रियाटिक सिक्रीशन को हम पेनक्रियाटिक जूस बोलते हैं एंड एंजाइम का नाम है बेटा पेनक्रियाटिक एमाइलेस। याद आया? पेनक्रियाटिक एमाइलेस हमने पढ़ा था, जिसको हमने एमाइलोप्सिन भी नाम दिया था, याद रखना बेटा। इसको हमने और एक नाम क्या दिया था? एमाइलोप्सिन, है ना। और पेनक्रियाटिक जूस का बेटा हमने पीएच क्या बोला था? 7.8 बोला था, 7.8 इसका पीएच था। क्लियर है? तो जैसे ही ये रिमेनिंग स्टार्च किसके कांटेक्ट में आएगा? 70% स्टार्च किसके कांटेक्ट में आएगा बेटा? ये आएगा इन कांटेक्ट विथ पेनक्रियाटिक एमाइलेस और एमाइलोप्सिन बेटा। तो ये पेनक्रियाटिक जूस का एंजाइम जिसको हम एमाइलोप्सिन बोलते हैं, ये क्या करेगा? ये इस 70% स्टार्च को कन्वर्ट करेगा माल्टोस में, आइसोमाल्टोस में एंड लिमिट डेक्सट्रिन में बेटा। समझ रहे हैं? तो मतलब आपकी बॉडी के अंदर क्या हुआ? 100% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ, 100% स्टार्च का डाइजेशन हुआ। और 100% स्टार्च का डाइजेशन कहाँ हो रहा है बेटा? इन द ड्यूडेनम हो रहा है या इन द स्मॉल इंटेस्टाइन हो रहा है। क्लियर है? तो शुरुआत कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की कहाँ से हुई थी? ओरल कैविटी से हुई थी। एंड कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन खत्म कहाँ पे हुआ? या स्टार्च का डाइजेशन कहाँ खत्म हुआ? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में खत्म हुआ। और कैसे हमें पता चला ये? बिकॉज जैसे ही रिमेनिंग स्टार्च बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करा, आफ्टर एंटरिंग इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन बेटा, तो इन प्रेजेंस ऑफ पेनक्रियाटिक एमाइलेस आपने क्या किया? आपने सारे रिमेनिंग स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया माल्टोस, आइसोमाल्टोस और लिमिट डेक्सट्रिन में। क्लियर हो गया ये? अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये भी पता है, तो दैट मीन्स ये वाला पार्ट किसके लिए हो गया बच्चा? सो दिस पार्ट इज फॉर
पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। अब हमें ये भी पता है कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन खाली इतना तो है नहीं, रिमेनिंग पार्ट भी है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जेजेनम भी है एंड इलियम भी है बेटा। अब रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्टोमक में क्या पाया जाता है वो भी हमें पता है बेटा, हमारे स्टोमक में इंटेस्टाइनल जूस पाया जाता है, या जिसको हम सक्कस एंटेरिकस बोलते हैं, ठीक है ना। अब सक्कस एंटेरिकस भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके बेटा, उसमें अलग अलग तरीके के एंजाइम्स थे, तो वो एंजाइम अब कैसे रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेंगे तो वो हम इधर देख लेते हैं बेटा। तो याद रखेंगे इंटेस्टाइनल जूस में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो बाद में रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट करते हैं बेटा इनटू मोनोसेकेराइड्स बेटा। अब कैसे करते तो ये इधर देख लीजिए। तो हमें ऑलरेडी पता है बेटा, हमारे ऑलरेडी जो कार्ब स्टार्च का डाइजेशन हुआ था उसमें हमें माल्टोज बना था जो एक डाइसेकेराइड है, एंड माल्टोज इज अ बिग मॉलिक्यूल बेटा, इट इज अ लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल। इसके अलावा बेटा कभी कभी हम सुक्रोज भी खा सकते हैं, है ना, सुक्रोज भी हम फूड में ले सकते हैं बेटा। या आइसोमाल्टोस ऊपर बना था वो भी अभी ऐसे ही बेटा, आइसोमाल्टोस, ठीक है। या हमने लिमिट डेक्सट्रेंस भी बनाए थे बेटा, वो भी ऐसे ही है अभी, लिमिट डेक्सट्रेंस, मैं शॉर्ट में DX लिख देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा बेटा कभी कभी हम लैक्टोज भी खाते हैं, बिकॉज लैक्टोज एक अलग एक कार्बोहाइड्रेट है बेटा, लैक्टोज इज ऑल्सो ए कार्बोहाइड्रेट। तो ये सब क्या है जो मैंने यहाँ पे नाम लिखे ना, दीज ऑल और डाइसेकेराइड्स, ये सब के सब डाइसेकेराइड्स है। तो अगर आप इन डाइसेकेराइड्स को बेटा कन्वर्ट करना चाहते हैं मोनोसेकेराइड में, ठीक है, बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कौन है, हमारी बॉडी के अंदर तो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब मोनोसेकेराइड ही होगा। अब अगर बेटा इनको हम एब्जॉर्ब कराना चाहते हैं, सो दैट मीन्स हमें इनको क्या कराना पड़ेगा, हमें इनको फर्दर डाइजेस्ट कराना पड़ेगा। और इनका फर्दर डाइजेशन कौन करता है, सक्कस एंटेरिकस करता है या इंटेस्टाइनल जूस करता है। अब कैसे होता है तो इधर देख लेते हैं। ये है माल्टोज बेटा, ये इंटेस्टाइनल जूस के कांटेक्ट में आएगा। ये सुक्रोज, ये भी इंटेस्टाइनल जूस के कांटेक्ट में आएगा। आइसोमाल्टोज भी इंटेस्टाइनल जूस के कांटेक्ट में आएगा। लिमिट डेक्सट्रिन भी इंटेस्टाइन जूस के कांटेक्ट, एंड सिमिलरली लैक्टोज भी किसके कांटेक्ट में आएगा, इंटेस्टाइनल जूस के कांटेक्ट में आएगा। जैसे ही माल्टोज बेटा इंटेस्टाइनल जूस के कांटेक्ट में आता है ना, इसकी मुलाकात बेटा, इसका रिएक्शन एक हाइड्रोलेज एंजाइम से होता है जिसको हम माल्टेस बोलते हैं। दिस एंजाइम इज कॉल्ड एज माल्टेस बेटा, ठीक है ना। और जैसे ही माल्टेस के कांटेक्ट में आता है तो माल्टेस क्या करता है बेटा, इसको दो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। तो वो दो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बेटा, ठीक है। सो मतलब माल्टोस क्या था, माल्टोस एक डाइसेकेराइड था ना, ये दो शुगर उसका बना था। तो वो दो शुगर कौन थे, वो दो शुगर ग्लूकोज एंड ग्लूकोज थे। दैट मीन्स बेटा जैसे माल्टोस टूटेगा तो वहाँ से क्या निकलेगा, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज निकलेगा, समझ आया। सिमिलरली सुक्रोज के कॉन्टेक्ट में बेटा जब एंजाइम सुक्रेस आएगा, एंजाइम का नाम क्या है, एंजाइम का नाम सुक्रेस है, एंजाइम इज कॉल्ड एज सुक्रेस, या इसको हम इनवर्टेज भी बोलते हैं बेटा, याद रखेंगे, सुक्रेस को हम इनवर्टेज भी बोलते हैं। तो जैसे ही बेटा सुक्रेस के कांटेक्ट में सुक्रोस आएगा तो सुक्रोस का क्या होने वाला बेटा, ये भी टूटने वाला दो मॉलिक्यूल्स में, एंड वो दो मॉलिक्यूल मोनोसेकेराइड होंगे। एंड वो कौन कौन से होते हैं बेटा, वो होता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज बेटा। और हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं, सुक्रोज क्या था बेटा, सुक्रोज एक डाइसेकेराइड था, याद है ना, जो किसकी कॉम्बिनेशन से बनता था, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज की कॉम्बिनेशन से बनता था। तो ये बन गए बेटा अगेन दो मोनोसेकेराइड्स, ठीक है। नेक्स्ट आइसोमाल्टोस की बात करें तो जो ऊपर बना था स्टार्च में, स्टार्च को तोड़ने से, तो इसकी मुलाकात होगी बेटा आइसोमाल्टेस से। तो आइसोमाल्टेस अगेन एक इंटेस्टाइनल जूस के अंदर एंजाइम है। इंटेस्टाइनल जूस कहाँ से निकलता था बेटा, क्रिप्ट ऑफ लिवर के खून से निकलता था, ठीक है ना, याद है ना सभी को। तो जैसे इंटेस्टाइनल जूस के कांटेक्ट में आएगा बेटा, इंटेस्टाइनल जूस में आइसोमाल्टेस होगा, तो आइसोमाल्टेस क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा अगेन ग्लूकोज एंड ग्लूकोज में, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज में। तो अब यहाँ पे ध्यान से देख लो बेटा, हमने एक बड़े से मॉलिक्यूल को जिसका नाम था स्टार्च, उसको स्टेप बाय स्टेप बेटा हमने तोड़ा, और फाइनली हम उस स्टार्च का क्या बना रहे हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं बेटा, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, डैश एंड डैश। और इन मॉलिक्यूल्स को इजीली हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा बेटा, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास है बेटा लिमिट डेक्सट्रिन, इसका रिएक्शन होगा बेटा एक एंजाइम से जिसको हम बोलते हैं डेक्सट्रिनेस बेटा, दिस एंजाइम इज कॉल्ड एज डेक्सट्रिनेस, और वो इसको कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर बेटा, याद रखेंगे। यहाँ से खाली एक मॉलिक्यूल निकलता है ग्लूकोज, ठीक है। फाइनली हमारे पास लैक्टोज है बेटा,
तो लैक्टोज अगेन इंटेस्टिनल जूस से जुड़ेगा। इंटेस्टिनल जूस में एक एंजाइम रखा हमने बेटा, एंजाइम का नाम है लैक्टेस। तो लैक्टेस क्या करेगा बेटा, उसको कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में, तो ये हो गया बेटा आपका कार्बोहाइड्रेट का फाइनल डाइजेशन बेटा। समझ आया? अब आप देखेंगे जो भी कार्बोहाइड्रेट आप खाएंगे ना, मोस्टली बेटा आपके कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है, ग्लूकोज 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 एंड ग्लूकोज। सो दैट मीन्स ग्लूकोज जो होता है बेटा ये मोस्ट अबंडेंट एंड प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना, लगभग 80% होता है। रिमेनिंग जो है बेटा फ्रुक्टोस गैलेक्टोस वो 10% होते हैं। तो याद रखेंगे मैक्सिमम डाइजेशन के अंदर जो एंड प्रोडक्ट होता था 80% एंड प्रोडक्ट क्या होता है, वो ग्लूकोज होता है। 10% क्या होता है बेटा, वो फ्रुक्टोस होता है एंड गैलेक्टोस होता है, फ्रुक्टोस एंड गैलेक्टोस। समझ आया? अब ये मोनोसेक्राइड जो यहाँ से बने ना कार्बोहाइड्रेट के, इन मोनोसेक्राइड्स को अब इजीली बेटा क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन विल्ले की मदद से एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद बेटा इनको कहाँ भेजेगा, इनको ब्लड में भेजेगा। ब्लड में भेजने के बाद बेटा ये वापस कहाँ जाएंगे, बॉडी में सेल्स में जाएंगे, वहाँ पे इनका जहाँ यूज़ होगा वहाँ पे उनको इस हिसाब से क्या किया जाएगा, यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये जो पढ़ा था दिस वॉज, ये था बेटा सलाइवा, मतलब यूज़ ऑफ सलाइवा इन कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, अगर आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, और ये है बेटा पेनक्रियाटिक जूस, यूज ऑफ पेनक्रियाटिक जूस या पेनक्रियाज लिख सकते हैं शॉर्ट में, यूज ऑफ पेनक्रियाज इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इंपॉर्टेंट है ये भी। एंड लास्ट वाला आपने क्या याद रखा, ये है यूज ऑफ क्रिप्ट ऑफ लिवर क्यूहन्स। ठीक है, या मैं शॉर्ट में लिख दूं बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन इन द डाइजेशन ऑफ, शाबाश, कार्बोहाइड्रेट्स बेटा। समझ आया? तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। एंड आई होप आपको पूरा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन समझ आ गया बेटा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं रहा आपको। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा जो है, अच्छा यहाँ पे और एक चीज़ भी याद रखेंगे, जो लैक्टोज की मैं भी बात कर रहा था ना, तो लैक्टोज का क्या होता है बेटा, ये नॉर्मली बच्चों में आराम से डाइजेस्ट हो पाता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ने लगती है ना, तो हमारी बॉडी के अंदर बेटा लैक्टेस एंजाइम जो होता है ना, उसका प्रोडक्शन कम होने लगता है। ये समझ लेना ध्यान से। लैक्टोस एंजाइम जो है, ये लैक्टोज जो है बेटा, लैक्टोस इज अ डाइसेकेराइड। ठीक है, तो जब आपकी बॉडी में नॉर्मली बचपन में या यंग एज में जब हम मिल्क पीते हैं, दूध पीते हैं, तो हमारी बॉडी में दूध ईजिली डाइजेस्ट हो पाता है, बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है बेटा, लैक्टेस एंजाइम अच्छे अमाउंट में होता है, अच्छा खासा लैक्टोस निकलता है। लेकिन जैसे एज बढ़ने लगती है ना, तो हमारी बॉडी के अंदर लैक्टेस एंजाइम क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो लैक्टेस एंजाइम जो है बेटा, ठीक है, विथ एज हमारी बॉडी के अंदर क्या होने लगता है, ये डिक्रीज होने लगता है, कम होने लगता है। अब जिन पर्सन्स के अंदर बेटा लैक्टेस एंजाइम कम होगा, सो दैट ऑटोमेटिकली मीन्स बेटा उनकी बॉडी के अंदर लैक्टोज का डाइजेशन नहीं होगा, मतलब नो लैक्टोज डाइजेशन बेटा, नो लैक्टोज डाइजेशन। समझ आ रहा है ना? तो लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। सो जब लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं होगा ना, तो वो लैक्टोज क्या करेगा बेटा, इन प्रेजेंस ऑफ इंटेस्टाइनल बैक्टीरियस, ठीक है, ये कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में। किस में कन्वर्ट होता है? और फिर बॉडी में गैसेस होने लगती है बेटा। ठीक है ना? सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज लैक्टोज इंटॉलरेंस। दिस इज कॉल्ड एज लैक्टोज इंटॉलरेंस। ठीक है, तो लैक्टोज इंटॉलरेंस का मतलब क्या होता है कि विथ एज बेटा आप मिल्क के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है लैक्टोज, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। सो बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ लैक्टेस एंजाइम बेटा, सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज लैक्टोज इंटॉलरेंस। समझ आया है? सो दिस इज ऑल अबाउट द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बेटा। अब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स बेटा। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन था, तो नेक्स्ट है हमारा डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो उसको भी हम ऐसे पढ़ लेते हैं, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन।
डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स बेटा। तो सेम ऐसे हम करने वाले, तो हम क्या करेंगे, समझेंगे कि माउथ के अंदर प्रोटीन डाइजेस्ट होगा कि नहीं होगा, ईसोफेगस के अंदर होगा कि नहीं होगा, स्टोमक के अंदर होगा कि नहीं होगा, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से करेंगे हम बेटा, शुरुआत करेंगे हम माउथ से। ठीक है, जैसे हमने अभी किया ना, तो सेम वैसे हम माउथ से शुरुआत करेंगे। तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने कोई प्रोटीन रिच डाइट खाया, जैसे हमने अभी देखा था ना, तो अभी मान लेते हैं बेटा आप क्या कर रहे हैं, आप एक प्रोटीन रिच डाइट खा रहे हैं। तो आपने इंजेक्शन किया बेटा किसका, एक प्रोटीन रिच फूड मॉलिक्यूल का। ठीक है, जैसे ही प्रोटीन रिच फूड मॉलिक्यूल आपके माउथ में आएगा, ठीक है ना, तो माउथ के अंदर इसका क्या होना चाहिए था, इसका डाइजेशन होना चाहिए था। लेकिन माउथ में जब हम देखते हैं बेटा, तो माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड से कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं निकलता है जो किसको डाइजेस्ट करे बेटा, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करे, बिकॉज देयर इज नो डाइजेस्टिव एंजाइम इन सलाइवा, जो किसके लिए बनाया गया है, जो प्रोटीन के लिए बनाया गया है। सो दैट मीन्स बच्चा कि इन केस ऑफ यूर माउथ, ठीक है ना, या इन केस ऑफ बकल कैविटी, अगर हम डाइजेशन ऑफ प्रोटीन की बात करें बच्चा, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट की बात करी थी, तो इसके अंदर बेटा कोई भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं है। सो दैट मीन्स देयर इज नो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इन माउथ बेटा। ठीक है ना, नो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इन माउथ, नो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इन ओरल कैविटी या इन बकल कैविटी। क्यों नहीं है, बिकॉज हमारे पास कोई ऐसा एंजाइम ही नहीं है माउथ में या ओरल कैविटी में बेटा जिसकी जो क्या कर सके, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर सके। तो याद रखेंगे प्रोटीन का डाइजेशन फिर कहाँ से शुरू होगा, माउथ से तो शुरू नहीं होगा। ईसोफेगस में भी बेटा कोई एंजाइम नहीं होता, तो ईसोफेगस में भी शुरू नहीं होगा। सो वो कहाँ से शुरू होता है, वो स्टोमक से शुरू होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हुआ था ओरल कैविटी से, लेकिन प्रोटीन का डाइजेशन शुरू कहाँ से होगा बेटा, वो स्टोमक से होगा। ठीक है, सो दैट मीन्स ये प्रोटीन जैसा हमने खाया था वैसा ही वैसा कहाँ पहुँचेगा बेटा, ये स्टोमक में पहुँचेगा। तो ये पहुँच गया स्टोमक के अंदर। ठीक है, अब जैसे ही ये स्टोमक में पहुंचता है दिस प्रोटीन, तो अब स्टोमक के अंदर हम क्या करेंगे, इस प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे बेटा। समझ आया ना। सो मैं इस प्रोटीन पहली बार डाइजेस्ट होना कहाँ पर शुरू होगा, वो होना शुरू होगा इन द स्टोमक। और स्टोमक के अंदर बेटा ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कराने का काम किसका होता है, ये गैस्ट्रिक जूस का होता है। ठीक है, अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि गैस्ट्रिक जूस के अंदर कौन से एंजाइम्स थे और क्या वो एक्टिव फॉर्म में है कि इनएक्टिव फॉर्म में। अगर वो इनएक्टिव फॉर्म में होंगे तो फिर हम उनको क्या करा देंगे, एक्टिवेट करा देंगे, एंड आफ्टर एक्टिवेशन बेटा फिर हम उनको यूज़ करेंगे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में, है ना। तो ऐसे हम ले लेते हैं, तो ये है डाइजेशन इन स्टोमक बेटा। ठीक है ना, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इन स्टोमक। तो पहले था डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन ओरल कैविटी, वहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं हुआ। अब है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इन स्टोमक, तो अब हम स्टोमक में समझ लेते हैं। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा कि स्टोमक के अंदर दो एंजाइम्स निकलते, तीन एंजाइम्स निकलते हैं, जिसमें से दो एंजाइम्स बेटा इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, और वो सेल जो उन इनएक्टिव एंजाइम्स को रिलीज करती थी बेटा उसको हमने क्या नाम दिया था, जाइमोजिन नाम दिया था। याद आ रहा है ना, चीफ सेल बोला था, जाइमोजिन सेल बोला था, और पेप्टिक सेल बोला था बेटा। ठीक है, तो ये पेप्टिक सेल के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं ये किस फॉर्म में होते हैं, ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो अगर ये इनएक्टिव फॉर्म में है, सो दैट मीन्स बेटा पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डाइजेशन से पहले इन इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट कराना पड़ेगा। तो एक्टिवेट हम कैसे कराते हैं, तो ये देख लीजिए, मान लीजिए हमारे पास है पेप्सिनोजन एंजाइम। ठीक है, तो ये पेप्सिनोजन हो गया, इनएक्टिव फॉर्म में है ना, ऑलरेडी हम जानते हैं बेटा। सो इनएक्टिव फॉर्म में होता है पेप्सिनोजन, और इसका और एक भाई है बेटा जो इधर ही रहता है, जिसको हम प्रोरेनिन बोलते हैं बेटा। स्पेलिंग याद रख लें, RENNIN बेटा, बिकॉज आगे हम और एक जगह रेनिन पढ़ेंगे थोड़ी दिनों बाद। सो ये है पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। ठीक है, अब ये पेप्सिनोजन जो है ये इनएक्टिव है, प्रोरेनिन जो है ये भी इनएक्टिव है। तो इनको एक्टिवेट कराने के लिए बेटा हम किसको लाते हैं, HCl को लाते हैं, HCl को लाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लाते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा बेटा, एट pH अबाउट 1.2 to 1.8, हाईली एसिडिक pH होता है बेटा 1.2 to 1.8। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा,
ये पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करेगा पेप्सिन में, तो मतलब ये एक्टिवेट हो गया बेटा, एंड प्रोरेनिन को कन्वर्ट करेगा रेनिन में, तो ये दोनों हो गए एक्टिवेट। ठीक है, यहाँ बन गया बेटा पेप्सिनोजन से बन गया पेप्सिन, प्रोरेनिन से बन गया रेनिन बेटा। ठीक है, एंड प्लस यहाँ पे क्या बनते हैं, इनएक्टिव डाइपेप्टाइड्स बनते हैं, इनएक्टिव डाइपेप्टाइड्स बनते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब जब आप रेनिन को एक्टिवेट कर रहे हो ना, तो आप कुछ हटा रहे हो ना रेनिन से बेटा, बिकॉज रेनिन में कोई इनएक्टिवेटिंग सब्सटेंस जुड़ी हुई थी। अब उस प्रोरेनिन को एक्टिवेट कराने के लिए बेटा आप उसका क्या करा रहे हैं, एक्टिवेशन करा रहे हैं। और एक्टिवेशन में बेटा दैट मीन्स कुछ तो आप हटा रहे हैं इधर से, तो वो जो कुछ आप हटा रहे हैं वो एक्चुअल में क्या होता है बेटा, डाइपेप्टाइड्स होते हैं। ठीक है, 2 अमीनो एसिड की प्रोटीन चेन्स होती है, उनको हटाते हैं, जो आप साइड में रख देते हैं इधर बच्चा। ठीक है, सो ये याद रखेंगे कि पेप्सिनोजन बन गया पेप्सिन एंड प्रोरेनिन बन गया रेनिन बेटा। ठीक है ना, तो इन दोनों को एक्टिवेट कौन करता है, इन दोनों को एक्टिवेट करता है HCl। अब कभी कभी क्या होता है बच्चा कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करा दिया पेप्सिन में, इधर देख लीजिए आपने पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करा दिया किसमें, पेप्सिन में। ठीक है, और कभी कभी क्या करता है बेटा, ये प्रोरेनिन जो होता है ना, प्रोरेनिन जो होता है, ठीक है, इसको एक्टिवेट कराने के लिए आपको HCl नहीं चाहिए, तो ये बनेगा ना रेनिन। इसको HCl नहीं चाहिए, इसको कौन एक्टिवेट कराता है, पेप्सिन करा देता है बेटा। मतलब कभी कभी एक्टिव पेप्सिन किसको एक्टिवेट करा सकता है, इनएक्टिव प्रोरेनिन को एक्टिवेट करा सकता है। ठीक है, या इनएक्टिव पेप्सिनोजन को भी एक्टिवेट करा सकता है, दोनों को एक्टिवेट करा देगा। ये इसे भी एक्टिवेट करा सकता है, बाद में इसे भी एक्टिवेट करा सकता है। इसको हम ऑटो कैटालिसिस बोलते हैं, इसको हम ऑटो कैटालिसिस बोलते हैं। ये याद रखिए ऑटो कैटालिसिस का मतलब क्या होता है, मतलब समटाइम्स द एक्टिव पेप्सिन कैन एक्टिवेट इट्स इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजन और इनएक्टिव फॉर्म प्रोरेनिन, दिस इज कॉल्ड एज ऑटो कैटालिसिस। तो हमारे एंजाइम्स एक्टिवेट हो गए। अब ये एंजाइम क्या करेंगे, तो देख लेते हैं बेटा इनका काम क्या होता है। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी के अंदर स्टोमक में बेटा यहाँ पे क्या था, यहाँ पे प्रोटीन था, है ना, एक बड़ा सा प्रोटीन था बेटा, एक पॉलीपेप्टाइड चेन थी मान लीजिए। तो ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है बेटा, या शॉर्ट में प्रोटीन लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो एक लंबी सी चेन थी प्रोटीन की, एक लंबी सी चेन थी बेटा, एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल। ठीक है, आपने क्या किया बच्चे, जैसे ही ये प्रोटीन, ये लंबा चेन वाला प्रोटीन जैसे ही ये एंटर कर गया स्टोमक में, तो स्टोमक के अंदर इसका वेट कौन कर रहा है बेटा, एक एंजाइम वेट कर रहा है। द एंजाइम इज नेम्ड एज पेप्सिन बेटा, एंजाइम का नाम है पेप्सिन। काम करने के लिए चाहिए पीएच बेटा 1.8, एसिडिक पीएच चाहिए। तो पेप्सिन क्या करता है, इस बड़े से पॉलीपेप्टाइड को डिवाइड करता है इनटू पेप्टोन्स, पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोसिस, पेप्टोन प्लस प्रोटियोसिस बेटा। अब ये पेप्टोन प्लस प्रोटियोस क्या चीज़ है, इससे कोई टेंशन नहीं लेना है। मतलब आपके पास एक बड़ा सा प्रोटीन था ना, आपने इस बड़े प्रोटीन के छोटे छोटे पार्ट्स कर दिए। ठीक है ना, समझ आ रहा है, मतलब आपने उसके बेटा मान लो टेट्रापेप्टाइड बना दिया, पेंटापेप्टाइड बना दिया, हेक्सापेप्टाइड, तो छोटी चेन्स बन रही है ना। सो दीज स्मॉल चेन्स ऑफ प्रोटीन बेटा दे आर कॉल्ड एज पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस बेटा, ये आएगा यहाँ पे। ठीक है, पेप्टोन्स एंड प्रोटीन। तो पेप्टोन एंड प्रोटियोस क्या होता है, मान लीजिए फॉर आपके पास एक प्रोटीन बना था 100 अमीनो एसिड्स का। अब जब आप इसको तोड़ देंगे ना, एक मान लो एक अमीनो एसिड चेन बन गई 60, एक प्रोटीन चेन बन गई 60 अमीनो एसिड की, दूसरी बन गई 40 की। तो ये जो चेन्स बन गई ना बड़ी प्रोटीन की, उनको हम पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोसिस बोलते हैं बेटा। समझ आया, तो ये तो फंक्शन हो गया किसका, पेप्सिन का। अब इसके अलावा बेटा और एक एंजाइम जो होता है हमारा, दैट इज कॉल्ड एज रेनिन। अब पेप्सिन किसी भी प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकता है, पेप्सिन कैन डाइजेस्ट एनी प्रोटीन बेटा। लेकिन रेनिन जो होता है ना बेटा, रेनिन के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो सारे प्रोटीन्स को डाइजेस्ट नहीं करता है। ठीक है, रेनिन का काम क्या है स्टोमक के अंदर, दैट इट इज़ नॉट गोइंग टू डाइजेस्ट ऑल द प्रोटीन्स बेटा। वो खाली किसको डाइजेस्ट करता है, मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होता है ना उसको वो डाइजेस्ट करता है बेटा। एंड मिल्क प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, उसको हम कैसीन बोलते हैं। ये मिल्क में पाया जाता है ना, सो दिस मिल्क प्रोटीन इज कॉल्ड एज कैसीन बेटा, दिस इज कॉल्ड एज कैसीन। ठीक है, तो कैसीन का क्या होगा, कैसीन किसके कांटेक्ट में आएगा,
रेनिन के कॉन्टेक्ट में। याद रखेंगे मिल्क में कार्बोहाइड्रेट कौन होता है, मिल्क में कार्बोहाइड्रेट बेटा लैक्टोस होता है, जो कहाँ पे डाइजेस्ट होगा, जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होगा इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टेस। लेकिन मिल्क के अंदर बेटा उसके अलावा प्रोटीन भी होता है, जिस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं कैसीन, वो कहाँ पे डाइजेस्ट होगा, वो बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डाइजेस्ट होता है, हम थोड़ी देर में देखेंगे, एंड उसका थोड़ा पार्ट बेटा स्टमक में भी डाइजेस्ट होता है। सो दिस प्रोटीन इज कॉल्ड एज कैसीन बेटा। अब कैसीन जैसे ही कांटेक्ट में आएगा रेनिन के एट pH 1.8, जो आप ऑलरेडी जानते हैं बेटा, तो कैसीन का क्या होगा बेटा, ये कन्वर्ट किया जाता है और एक मॉलिक्यूल में जिसको हम पैरा कैसीन बोलते हैं, पैरा कैसीन। ठीक है, अब पैरा कैसीन क्या करता है बेटा, ये कैल्शियम के साथ रिएक्ट करता है। पैरा कैसीन इज गोइंग टू रिएक्ट विथ कैल्शियम बेटा, और ये बन जाता है कैल्शियम पैरा कैसिनेट, ये बन जाता है कैल्शियम पैरा कैसिनेट। ठीक है ना, एंड याद रखें बेटा कैल्शियम पैरा कैसिनेट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम कर्ड बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कर्ड बेटा, दही इसी को बोलते हैं, इसको हम कर्डलिंग ऑफ मिल्क भी बोलते हैं। अब ये एक बार कैल्शियम पैरा कैसिनेट बन गया ना, अब इस कैल्शियम पैरा कैसिनेट के ऊपर बेटा कौन एक्ट करता है, पेप्सिन एक्ट करता है। अब आ गया पेप्सिन, पेप्सिन एक्ट करेगा और कन्वर्ट करेगा इसको किसमें, पेप्टोन प्लस प्रोटियोसिस में बेटा, पेप्टोन प्लस प्रोटियोस, पेप्टोन प्लस प्रोटियोस। दैट मीन्स पेप्सिन डायरेक्टली कैसीन को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, इस वजह से बेटा हमें क्या करना पड़ता है, हमें पहले कैसीन को कन्वर्ट करना पड़ता है बेटा पैरा कैसीन में, फिर कन्वर्ट करना पड़ता है कैल्शियम पैरा कैसिनेट में, एंड एक बार कैल्शियम पैरा कैसिनेट बन गया ना, फिर उसके ऊपर एंजाइम बेटा पेप्सिन क्या करता है, एक्ट करता है। सो दैट मीन्स पेप्सिन के लिए सबस्ट्रेट कैसीन नहीं है, पेप्सिन के लिए सबस्ट्रेट पैरा कैसीन नहीं है, बट पेप्सिन के लिए सबस्ट्रेट कौन हो सकता है बेटा, कैल्शियम पैरा कैसिनेट हो सकता है। इस वजह से बेटा हमें क्या करना पड़ता है, इसको चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन स्टोमक। तो स्टोमक के अंदर खाली इतना ही डाइजेशन होता है, इसके आगे स्टोमक के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता है। समझ आया ना यहाँ तक बच्चा। अब हम आ गए किस पे, स्मॉल इंटेस्टाइन पे। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही ये फूड एंटर करेगा, ऑलरेडी आपको पता है यहाँ पे है बेटा कार्डियक स्फिंक्टर, यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर, तो जैसे ही ये फूड पाइलोरिक स्फिंक्टर को क्रॉस करेगा तो ये कहाँ पहुँचेगा बेटा, ये पहुँचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अगेन स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा बेटा, इसकी मुलाकात होगी दो जूसेस के साथ, एक होगा पेनक्रियाटिक जूस और एक होगा इंटेस्टाइनल जूस। तो अब हम समझ लेते हैं कि प्रोटीन के डाइजेशन में पेनक्रियाटिक जूस क्या मदद करता है एंड इंटेस्टाइनल जूस क्या मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जगह नहीं तो हम और एक पेज ले लेते हैं, रुक जाइए। चले, तो यहाँ ये चीज़ें हमने ऑलरेडी कर ली बेटा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने देखा था डाइजेशन ओरल कैविटी में कैसे होता है कि नहीं होता, वो भी आपने देख लिया। ठीक है, फिर आपने उसके बाद देख लिया बेटा कि स्टोमक में डाइजेशन होता है कि नहीं होता है और कौन कौन से एंजाइम्स यूज़ होते हैं, वो हमने देख लिया। तो इधर मैं इसको हटा देता हूँ ताकि जगह बचे हमारे लिए। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम समझ लेते हैं डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन बाय पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, तो मतलब डाइजेशन यहाँ पे होगा बेटा कहीं पे, इन प्रेजेंस ऑफ पेनक्रियाटिक जूस। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पे बेटा, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, बट मदद कौन कर रहा है, पेनक्रियाटिक जूस कर रहा है। अब पेनक्रियाटिक जूस भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा, तो मैंने आपको बोला था पेनक्रियाटिक जूस के अंदर 3 एंजाइम्स एक्टिव फॉर्म में निकलते हैं, 3 एंजाइम्स इनएक्टिव फॉर्म में निकलते हैं, अगर आपको अच्छे से याद हो। ठीक है, तो जो इनएक्टिव एंजाइम्स होते थे सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं। तो पेनक्रियाटिक जूस में बेटा हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे भी आएगा एक्टिवेशन ऑफ ज़ाइमोजन। तो एंजाइम अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था बेटा, एंजाइम कौन कौन सा होता था,
पहला एंजाइम था बेटा हमारे पास ट्रिप्सिनोजन, याद आ रहा है। सेकंड हमारा था बेटा काइमोट्रिप्सिनोजन, एंड थर्ड हमारा था प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेस। तो ये तीनों एंजाइम्स किसके बेटा, ये पैनक्रियाज के, ठीक है ना। अब ट्रिप्सिनोजन को अगर हमें काम कराना है तो इसे एक्टिवेट करना पड़ेगा, है ना। काइमोट्रिप्सिन को काम कराना है तो एक्टिवेट करना पड़ेगा, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेस को काम कराना है तो ऑफ कोर्स एक्टिवेट कराना पड़ेगा। अब यहाँ पे याद रखेंगे बेटा कि ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट कराने के लिए इंटेस्टाइनल जूस के अंदर, पैनक्रियाटिक जूस के अंदर नहीं, लेकिन इंटेस्टाइनल जूस के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है बेटा, जिस एंजाइम का डाइजेशन में कोई भी काम नहीं है, बट ये एंजाइम का एक ही काम होता है बेटा, वो होता है ये एक्टिवेट कराता है किसको, ट्रिप्सिनोजन को बेटा। सो दिस एंजाइम इज कॉल्ड एज एंटीरोकाइनेस। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखेंगे। तो एंटीरोकाइनेस क्या है बेटा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एक एंजाइम है, स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटेस्टाइनल जूस का एक एंजाइम है, जिसका कार्बोहाइड्रेट में कोई लेना देना नहीं है, मतलब ये नॉन डाइजेस्टिव एंजाइम है बेटा। अगर इधर हाईलाइट कर दूं मैं, सो एंटीरोकाइनेस क्या होता है बेटा, इट इज अ नॉन डाइजेस्टिव एंजाइम, नॉन डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ इंटेस्टाइनल जूस बेटा, ठीक है ना। तो ये एक नॉन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है इंटेस्टाइनल जूस का, इसको डाइजेशन में कोई भी रोल नहीं है, ये किसी भी फूड मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट नहीं करता है, बट ये क्या करता है बेटा, एक इंपॉर्टेंट काम करता है, दैट इज ये ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है और उसको कन्वर्ट किस में करता है, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, ये ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब एक बार ट्रिप्सिन एक्टिवेट हुआ तो फिर ट्रिप्सिन क्या करता है बेटा, काइमोट्रिप्सिन को एक्टिवेट करता है, ठीक है ना, एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेस को भी एक्टिवेट करता है। समझ आया। सो दैट मीन्स यहाँ पे हमें बेटा खाली एक्टिवेशन करने की जरूरत किसके लिए है, पेप्सिन के लिए। और एक बार पेप्सिन एक्टिवेट हुआ फिर आपको बाकी चीज़ों को एक्टिवेट कराने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज वो ऑटोमेटिकली फिर किससे एक्टिवेट होते हैं, ट्रिप्सिन से एक्टिवेट होते हैं। और जैसे काइमोट्रिप्सिनोजन एक्टिवेट होगा तो वो बनता है काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेस एक्टिवेट होता है तो वो बनता है कार्बोक्सीपेप्टिडेस, कार्बोक्सीपेप्टिडेस, ठीक है। एंजाइम एक्टिवेट हुआ, हम यही चाहते थे बेटा इसको एक्टिवेट कराना। अब जब ये एंजाइम एक्टिवेट होंगे, अब ये एंजाइम क्या कराएंगे बेटा, अब ये फूड का डाइजेशन करवाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सबसे पहले ट्रिप्सिन की बात करें तो ट्रिप्सिन क्या करता है, तो मैं कलर थोड़ा अलग यूज़ करता हूँ, तो ये ले लेते हैं बेटा प्रोटीन, ठीक है बेटा। ये ले लेते हैं हम कैसीन, बचा हुआ कैसीन बेटा, कैसीन को तो हमने स्टोमक में डाइजेस्ट किया था, लेकिन थोड़ा बहुत कैसीन अगर बचेगा, ठीक है। तो ट्रिप्सिन क्या करता है बच्चा, ट्रिप्सिन करेगा प्रोटीन के ऊपर काम, पीएच होगा बेटा 7.8 के आसपास, और कन्वर्ट करेगा इसको पेप्टोन में प्लस प्रोटियोस में, ठीक है। कैसीन जो है बेटा, जो बचा हुआ कैसीन है, रिमेनिंग कैसीन है, उसके ऊपर काम करेगा काइमोट्रिप्सिन, और कन्वर्ट करेगा इसको पैरा कैसीन में, वो जुड़ेगा आगे जाके कैल्शियम के साथ, और बनेगा बेटा कैल्शियम पैरा कैसीन, में स्टार्ट में सी लिख देते, कैल्शियम पैरा कैसिनेट बनेगा। एक बार कैल्शियम पैरा कैसिनेट बन गया, इसके ऊपर अब एक्ट करेगा कौन, ट्रिप्सिन बेटा, ट्रिप्सिन, ठीक है। और क्या बनेगा अगेन, पेप्टोन प्लस प्रोटियोस, पेप्टोन प्लस प्रोटियोस। समझ आया। अब
ये जो यहाँ पे पेप्टोन बने एंड प्रोटियोज बने, ठीक है, आप देख लो बेटा, इधर भी पेप्टोन प्रोटियोज बन रहा है, इधर भी पेप्टोन प्रोटियोज बन रहा है, और इससे पहले भी क्या बना था बेटा, पेप्टोन एंड प्रोटियोज बना था। ये जितने भी पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसेस बन रहे हैं, तो इधर इसको मैं इधर लेता हूँ, तो ये अभी आ गया हमारे पास बेटा पेप्टोन प्लस प्रोटियोस, को अलग कलर से लिख देता हूँ मैं, पेप्टोन प्लस प्रोटियोस, ठीक है। अब ये पेप्टोन एंड प्रोटियोस जो है ना, इनके ऊपर एक्ट कौन करेगा, एक्टिवेटेड कार्बोक्सीपेप्टिडेस एक्ट करेगा, ठीक है, कार्बोक्सीपेप्टिडेस एक्टिवेट करेगा, ठीक है बच्चा, और कन्वर्ट करेगा इसको स्मॉलर फॉर्म में, जिस स्मॉलर फॉर्म को हम बोलते हैं डाईपेप्टाइड, मतलब 2 अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं, प्लस अमीनो एसिड्स भी यहाँ से निकल सकते हैं, प्लस अमीनो एसिड्स। तो ये हो गया मदद बेटा किसका, पेनक्रियाटिक जूस का, कि पेनक्रियाटिक जूस हमें कैसे मदद करता है किसको तोड़ने में बेटा, प्रोटीन्स को तोड़ने में, ठीक है ना। अब हमारे पास अभी एक और जूस बचा हुआ जिसका हमने अभी फंक्शन नहीं पढ़ा प्रोटीन के डाइजेशन में, सो वो क्या है बेटा, दैट इज इंटेस्टाइनल जूस। तो ये सारा जो हमने यहाँ पे पढ़ा ना, ये सारा काम बेटा अकेले किसका है, पेनक्रियाटिक जूस का है बेटा। तो ये भी याद रखना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो ये है फंक्शन किसका बेटा, पेनक्रियाज का, या आप बोल सकते हैं पेनक्रियाटिक जूस का ये फंक्शन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, इंटेस्टाइनल जूस की बेटा। अब इंटेस्टाइनल जूस के अंदर भी एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इधर हम ले लेते हैं, मान लीजिए हमने क्या किया, कलर अलग ले लेते हैं हम अभी, तो ये ले लेते हैं। तो हमारे पास अभी क्या है बेटा, हमारे पास अभी पेप्टोन्स है, रिमेनिंग पेप्टोन्स है, प्लस प्रोटियोसिस है, ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा हमारे पास डाईपेप्टाइड्स भी है, बिकॉज अभी अभी हमने बेटा डाईपेप्टाइड बना था, हमको चाहिए ना अमाइनो एसिड। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, ये जो पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोसिस होते हैं, ये जैसे इंटेस्टाइनल जूस के कांटेक्ट में आएंगे ना, इंटेस्टाइनल जूस के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम नाम देते हैं अमाइनोपेप्टिडेस, अमाइनोपेप्टिडेस बेटा। तो ये एंजाइम क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है बेटा पेप्टोन एंड प्रोटियोस को इनटू डाईपेप्टाइड्स, डाईपेप्टाइड्स प्लस अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो बन गया अमाइनो एसिड्स यहाँ से भी। वैसे ही बेटा जितने भी डाईपेप्टाइड्स आपके बने, वो सारे डाईपेप्टाइड्स बेटा जब स्मॉल इंटेस्टाइन के जूस के कांटेक्ट में आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं डाईपेप्टिडेस बेटा। और ये डाईपेप्टिडेस क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है बेटा इसको अमाइनो एसिड में। सो मतलब शॉर्ट में ये देख रहे हैं आप कि बॉडी के अंदर जो भी फॉर्म ऑफ प्रोटीन खाते हैं, वो प्रोटीन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन फाइनली बेटा वो सारा प्रोटीन किस में कन्वर्ट होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा, जिस सिंपलेस्ट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, अमाइनो एसिड बोलते हैं। समझ आया ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो ये किसका काम हुआ बेटा, दिस इज काम ऑफ इंटेस्टाइन्स बेटा, ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस में लिख देता हूँ। तो दिस इज फंक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। तो ये फंक्शन हो गया इंटेस्टाइनल जूस को, किसको डाइजेस्ट कराने में, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर। तो आपने देखा बेटा प्रोटीन को डाइजेस्ट कराने में पेनक्रियाज का ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेस यूज़ हुआ। प्रोटीन को डाइजेस्ट कराने के लिए बेटा स्टोमक का पेप्सिन एंड रेनिन यूज़ हुआ। प्रोटीन को डाइजेस्ट कराने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन का अमाइनोपेप्टिडेस एंड डाईपेप्टिडेस यूज़ हुआ। समझ आया। तो ये हो जाता है बेटा आपका सेकंड पार्ट खत्म, दैट इज डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया हो, ठीक है। चलिए
चलते हैं आगे। तो ये हमारा हो गया डाइजेशन प्रोटीन का ख़त्म इधर। अब आगे आते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या पढ़ना है बेटा, डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है ना। डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बायोमॉलिक्यूल में बेटा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हम बायोमॉलिक्यूल बड़ा खा रहे हैं, डीएनए या आरएनए, ठीक है ना, तो उसको हमारी बॉडी कैसे न्यूक्लियोटाइड में वापस कन्वर्ट कर सकती है बेटा। अब याद रखेंगे कि न्यूक्लिक एसिड की डाइजेशन की जब बात आती है तो माउथ के अंदर बेटा न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन नहीं होता है, तो माउथ तो हम ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है ना। स्टोमक की बात करें बेटा, स्टोमक के अंदर भी न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बेटा न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन शुरू होता है, ठीक है ना। तो कैसे शुरू होता है तो देख लेते हैं, इधर शुरुआत करते हैं। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के इस एरिया में क्या है बेटा, यहाँ पे है पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा जूस है बेटा, पेनक्रियाटिक जूस है, ठीक है। अब पेनक्रियाटिक जूस क्या करता है, पेनक्रियाटिक मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड था जिसको हम डाइजेस्ट कराना चाहते हैं, वो न्यूक्लिक एसिड था डीएनए फॉर एग्जाम्पल। हाँ, तो मैं ऐसे ले लेता हूँ। तो न्यूक्लिक एसिड हमारा कौन है बेटा, डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है। अब जैसे ये डीएनए बेटा कहाँ पे आएगा, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ पे आएगा बेटा, आपके ड्यूडेनम वाले पार्ट में आएगा। तो ड्यूडेनम वाला पार्ट डीएनए लेगा, ठीक है। या ज़रूरी नहीं कि खाली डीएनए हो बेटा, कभी कभी क्या हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है ना। तो ये मान लो ये आरएनए आया। तो जैसे ही डीएनए और आरएनए आपके ड्यूडेनम में पहुंचता है तो ड्यूडेनम के अंदर बेटा इनकी मुलाकात होती है पेनक्रियाटिक जूस के साथ, जिस पेनक्रियाटिक जूस में एंजाइम होता है बेटा डीएनएस, ठीक है, और एंजाइम होता है बेटा आरएनएस। तो डीएनएस क्या करता है बच्चा, इस डीएनए को तोड़ेगा इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, जिनको हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये इसके न्यूक्लियोटाइड्स निकल गए बेटा, ठीक है ना। एंड यहाँ पे निकलेंगे बेटा राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। अब जैसे ही ये मटेरियल बेटा जो यहाँ पे बना, जब ये किसके कांटेक्ट में आएगा, इंटेस्टाइनल जूस के कांटेक्ट में आएगा। तो इधर हम और एक एरो लगा लेते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अब ये है इंटेस्टाइनल जूस बेटा, दिस इज इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल इंटेस्टाइनल जूस के कांटेक्ट में आया अगेन डीएनए, रिमेनिंग डीएनए, ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल रिमेनिंग आरएनए, या इनके जो न्यूक्लियोटाइड्स बन गए बेटा, फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियोटाइड्स, या फॉर एग्जाम्पल कभी कभी न्यूक्लियोसाइड्स भी हो सकते हैं, है ना। पढ़ ही चुके हैं हम बेटा ये सब कुछ, न्यूक्लियोसाइड्स। तो क्या होगा इधर, अगेन वही इंटेस्टाइन में भी बेटा डीएनएस होगा एंड आरएनएस होगा, ठीक है। तो इंटेस्टाइन में क्या होगा, डीएनएस, इंटेस्टाइनल डीएनएस, इंटेस्टाइन में क्या होगा, आरएनएस, इंटेस्टाइनल आरएनएस। तो वो डीएनएस एंड आरएनएस क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा बेटा इसको, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, और क्या बनेगा, राइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोटाइड किसके कांटेक्ट में आएंगे, ये इंटेस्टाइन के एक एंजाइम के कांटेक्ट में आएंगे जिसको हम न्यूक्लियोटाइडेस बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियोटाइडेस। एंड न्यूक्लियोसाइड किसके कांटेक्ट में आएगा, न्यूक्लियोसाइडेस के कांटेक्ट में आएगा। तो ये दोनों इंटेस्टाइनल जूस में पाए जाते हैं एंजाइम्स। यहाँ से बन गया न्यूक्लियोटाइडेस
यहाँ से बन गए न्यूक्लियोसाइड H। तो ये क्या करते हैं, ये इन्हीं फूड मॉलिक्यूल्स को तोड़ेंगे बेटा और कन्वर्ट करेंगे इसको न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड में। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोसाइड किसके कांटेक्ट में आएगा, न्यूक्लियोसाइडेज के कांटेक्ट में। तो न्यूक्लियोसाइडेज क्या करेगा बेटा, इसको कन्वर्ट करेगा नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोस शुगर में बेटा। तो ये हो गया फिनिश किसका, डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स का बेटा। समझ आया। तो यहाँ पे हमने पढ़े 3 फूड मॉलिक्यूल का डाइजेशन। ठीक है, चलिए बच्चा, तो नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज डाइजेशन ऑफ फैट्स। ठीक है ना। देखिए, जब मैंने आपको बायोमॉलिक्यूल पढ़ाया था तो बायोमॉलिक्यूल के अंदर बेटा हमने फैट्स अलग अलग तरीके के देखे थे। कुछ सिंपल फैट्स थे, सिंपल फैट्स में बेटा कुछ ट्रू फैट्स थे, कुछ ऑयल थे, कुछ वैक्स थे, कुछ कंपाउंड फैट्स थे और कुछ हमने डिराइव्ड फैट्स पढ़े थे। ठीक है, सेम टाइम पे मैंने आपको बोला था कि फैट जो होता है वो वाटर इनसॉल्युबल होता है। सो दैट मीन्स बेटा इसके ऊपर डायरेक्टली एक हाइड्रोलेस एंजाइम काम नहीं करेगा। हाइड्रोलेस को काम कराने के लिए सबसे पहले इस फैट को हमें थोड़ा बहुत क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो वो कैसा मॉडिफिकेशन है वो हम थोड़ी देर में पता करेंगे। बट इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ हमने देखी थी कि जो हम डाइट खाते हैं, मतलब जो हम नॉर्मली फैट्स यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, वो मोस्टली कौन से फैट्स होते हैं बेटा, वो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। ठीक है ना। तो जो नॉर्मली हमारे डाइट में फैट होता है वो ट्राइग्लिसराइड है। तो जिसका हम डाइजेशन भी पढ़ेंगे ना बेटा, वो किसका डाइजेशन होगा, वो ट्राइग्लिसराइड फैट का ही डाइजेशन होगा। अब वो डाइजेस्ट कैसे करता है उसको समझने के लिए आप याद रखेंगे कि फ़ैट का डाइजेशन माउथ में नहीं होता है, फ़ैट का डाइजेशन स्टोमक में हो सकता था, बिकॉज स्टोमक के अंदर एक गैस्ट्रिक एंजाइम जिसको हम गैस्ट्रिक लाइपेज बोलते हैं बेटा वो पाया जाता था। बट गैस्ट्रिक एंजाइम एक वीक एंजाइम होता है, मतलब उसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं है बेटा फैट को डाइजेस्ट करने की, बिकॉज गैस्ट्रिक एंजाइम को किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट कराने के लिए क्या चाहिए, उसको बेसिक पीएच चाहिए। लेकिन उसको यहाँ पे मिल क्या रहा है बेटा, उसको मिल रहा है स्टोमक के अंदर एसिडिक पीएच, तो इसलिए गैस्ट्रिक लाइपेज ज़्यादा बेटर तरीके से काम नहीं कर पाता है। सो दैट मीन्स फैट का डाइजेशन माउथ में नहीं होता है, फैट का डाइजेशन ईसोफेगस में नहीं होता है, फैट का डाइजेशन स्टोमक में भी नहीं होता, बिकॉज स्टोमक का जो गैस्ट्रिक लाइपेज होता है बेटा उसको पीएच चाहिए 4 to 5 काम करने के लिए, लेकिन उसको पीएच मिलता है बेटा 1.2 to 1.8 के पास, तो इसलिए वो काम नहीं करता है। तो फिर फैट का डाइजेशन कहाँ होता है, सो फैट का डाइजेशन होगा इन द स्मॉल इंटेस्टाइन बेटा। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फैट डाइजेस्ट करने के लिए 2 जूसेस का होना ज़रूरी होता है, एक है पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है, एंड दूसरा है इंटेस्टाइनल जूस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बेटा कि पेनक्रियाटिक जूस कैसे मदद करता है फैट के डाइजेशन में। पेनक्रियाटिक जूस, अब ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं बेटा बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर कि ट्राइग्लिसराइड क्या होता है बेटा। ट्राइग्लिसराइड एक सिंपल फैट है, ट्राइग्लिसराइड एक ट्रू फैट है जो किससे बनता है, जो एल्कोहल ग्लिसरॉल से बनता है एंड 3 फैटी एसिड से बनता है। मतलब क्या है मेरा कहने का कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक ट्राइग्लिसराइड है बेटा, तो ट्राइग्लिसराइड को बनाने के लिए आपके पास होने चाहिए एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, तो ये हो गया हमारा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। सो इस मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइसरॉल बेटा। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइसरॉल। ठीक है, अब इस ग्लाइसरॉल को हम किसके साथ जोड़ देते हैं, इसको हम जोड़ देते हैं बेटा फैटी एसिड के साथ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा पहला फैटी एसिड हो गया, दिस इज फैटी एसिड 1, ये हो गया बेटा दूसरा फैटी एसिड, फैटी एसिड 2, और ये हो गया तीसरा फैटी एसिड, फैटी एसिड 3। ठीक है, अब ये क्या करेगा बच्चा, सो दिस ग्लिसरॉल बेटा इज गोइंग टू कंबाइन विद द फैटी एसिड, और कैसे कंबाइन होगा, इसका OH है एंड इसका भी OH है, तो क्या होगा बेटा, इधर से निकलेगा H, इधर से निकलेगा OH, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर आया। सेम यहाँ पे भी होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर आएगा, सेम इधर होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर आएगा। और जब ये 3 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर आएंगे तो बीच में क्या होगा बेटा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो, जैसे कुछ ऐसे होगा, जैसे ये CH2, फिर यहाँ पे O रहेगा, बिकॉज H तो बाहर चला गया, यहाँ पे था CH, यहाँ पे O रहेगा, यहाँ पे था CH2, यहाँ पे O रहेगा। ठीक है ना, अब आगे क्या था बेटा, HO था, वो तो तीनों निकल गए वाटर के साथ। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा, ऐसे बॉन्ड बनेगा, C डबल बॉन्ड OR1,
C डबल बॉन्ड OR2 एंड C डबल बॉन्ड OR3। अब ये जो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ ना, ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल में क्या क्या, इसमें बेटा ग्लाइसरॉल है एंड 3 फैटी एसिड्स है बेटा। सो दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल बेटा। इसको हम क्या नाम देते हैं, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल नाम दिया, ट्राई शॉर्ट में ट्राई ग्लिसराइड बोलते हैं। तो जो हम नॉर्मली फैट्स खाते हैं बेटा उसके अंदर क्या पाया जाता है, यही ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल पाया जाता है। एंड ये जो बॉन्ड यहाँ पे बन गया ना बच्चा ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल में, दिस इज कॉल्ड एज एस्टर बॉन्ड बेटा, दिस इज कॉल्ड एज एस्टर बॉन्ड। तो ये तो हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं बायोमॉलिक्यूल में, बट थोड़ा सा यहाँ पे फिर से आपको याद आए। तो अब हमें करना है क्या बेटा, इसी ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल को तोड़ना है और इससे क्या निकालना बेटा, इससे फैटी एसिड निकालना है, बिकॉज उस फैटी एसिड को बाद में हम क्या करेंगे, बॉडी में यूज़ करेंगे। अब पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है बेटा, तो मैं डायरेक्टली भी सीधे लिख देता हूँ। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल है, ये हो गया हमारा ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल बेटा। तो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बेटा उसके ऊपर एक्ट करता है एंजाइम, एंजाइम का नाम है पैनक्रियाटिक लाइपेस, पढ़ा है हमने इसको ऑलरेडी बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप्सिन भी बोलते थे, ठीक है ना, स्टेप्सिन भी बोलते थे। तो ये पैनक्रियाटिक लाइपेस क्या करता है, ये इस ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल को तोड़ेगा इनटू डाई एसाइल ग्लिसरॉल, इनटू डाई एसाइल ग्लिसरॉल प्लस मोनोग्लिसराइड, ठीक है, प्लस फैटी एसिड। मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल था, तो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल में बेटा आप इस चीज़ को अलग कर दीजिए, ठीक है। तो क्या बचा, पीछे बचे 2 फैटी एसिड्स एंड 2 ग्रुप्स। तो ये हो गया बेटा डाई एसाइल ग्लिसरॉल, इसके पास 2 फैटी एसिड्स अभी भी है, ठीक है, और साइड में क्या निकल गया बेटा, फैटी एसिड एंड एक ग्लिसरॉल बाहर आ गया। तो ये तो काम किसने किया, ये पैनक्रियाटिक जूस ने किया। अब पैनक्रियाटिक जूस के अलावा यहाँ पे और एक जूस भी है, दैट इज इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस बेटा। अब इंटेस्टाइनल जूस कैसे हेल्प करेगा इस डाइजेशन में, तो होगा ये बच्चा कि ये जो डाई एसाइल ग्लिसरॉल है या ये मोनोग्लिसराइड है बेटा, तो ये दोनों फॉर्म में हो सकता है। कभी कभी क्या हो सकता है बेटा कि एक फैटी एसिड बाहर निकलेगा, 2 पीछे बच जाएंगे, तो इसको डाई एसाइल ग्लिसरॉल बोलेंगे। कभी 2 फैटी एसिड निकल सकते हैं बाहर, एक पीछे बच जाएगा, उसको मोनोग्लिसराइड बोलते हैं। तो दोनों कंडीशंस पॉसिबल है ना। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चा, ये डाई एसाइल ग्लिसरॉल जो आपको दिखाई दे रहा है, इस डाई एसाइल ग्लिसरॉल के ऊपर एक्ट करेगा इंटेस्टाइनल जूस का एंजाइम, जिसको हम नाम देते हैं इंटेस्टाइनल लाइपेस, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड एज इंटेस्टाइनल लाइपेस बेटा, इंटेस्टाइन का एंजाइम है, ठीक है। तो ये क्या करेगा बेटा, इस डाई एसाइल ग्लिसरॉल को कन्वर्ट करेगा मोनोग्लिसरॉल में, लेकिन अगर ऑलरेडी ये मोनोग्लिसराइड है बेटा तो तब उसको कन्वर्ट करेगा बेटा ग्लिसरॉल में प्लस फैटी एसिड में, ठीक है। तो ये है बेटा डाइजेशन ऑफ ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल और मोनो एसाइल ग्लिसरॉल बाय द हेल्प ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस बेटा, समझ आया। तो ये आई होप आपको समझ आ गया। अब हमें यहाँ पे और एक चीज़ समझना है बेटा कि जब हमारी बॉडी के अंदर फैट आता है तो फैट तो वाटर सॉल्युबल है, तो फिर हमारी बॉडी उसको बेटा कैसे डाइजेस्ट कर पाती है, या कौन सी चीज़ बेटा उसको डाइजेस्ट करने में मदद करती है, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर उसके साथ ये वाला सारा पोर्शन क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। होता क्या एक्चुअली में कि जब हमारी बॉडी में बेटा मोनोग्लिसराइड आएगा, फैटी एसिड आएगा या ग्लिसरॉल आएगा, कोई भी फॉर्म आ सकता है, ठीक है। तो फॉर मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ कि मान लीजिए हमारी बॉडी के अंदर आ गया फैटी एसिड आ गया, ठीक है, या मोनोग्लिसरॉल आ गया, ठीक है ना। अब होगा क्या कि मोनो या ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल आ गया, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल आ गया, तो होता क्या है कि हमारी बॉडी इन तीनों चीज़ों को जोड़ देती है बेटा बाइल सॉल्ट्स के साथ, है ना। बाइल जूस हमने पढ़ा बाइल सॉल्ट के साथ,
तो जब ये चीज़ें बेटा बाइल सॉल्ट के साथ जुड़ जाती है ना, ठीक है, तो ये कन्वर्ट होती है बेटा एक स्ट्रक्चर में, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज माइसील बेटा, उसको माइसील बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज माइसील बेटा। तो याद रखेंगे माइसील क्या होता है बेटा, माइसील कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, माइसील एक स्ट्रक्चर होता है बेटा जो कहाँ बनता है, जो ड्यूरिंग फैट डाइजेशन बनता है। और कैसे बनाया जाता है माइसील को बेटा, तो माइसील को बनाया जाता है जब मोनोग्लिसराइड या ट्राइग्लिसराइड बेटा, बिकॉज ये हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स है, जब इनको सराउंड करेगा कौन, बाइल सॉल्ट करेगा, सो दैट स्ट्रक्चर बेटा इज कॉल्ड एज माइसील। मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जाम्पल इमेजिन कर लीजिए कि ये हमारा फैटी एसिड है, ऐसे समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा फैटी एसिड मॉलिक्यूल है बेटा, ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल ये हमारा मोनोग्लिसरॉल है या ट्राइग्लिसरॉल है बेटा, दिस इज मोनोग्लिसरॉल और ट्राइग्लिसरॉल। तो ये दोनों क्या है, दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, ये हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स है ना दोनों के दोनों, ये हाइड्रोफोबिक है बेटा, मतलब ये तो वाटर से कभी इंटरेक्ट ही नहीं करेंगे। तो अब इस हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल को ताकि ये बॉडी के अंदर आराम से आए और आराम से आके डाइजेस्ट करे बेटा, हम इसको क्या करते हैं, हम इसको बाइल सॉल्ट के साथ जोड़ देते हैं। तो कैसे जोड़ देते हैं बाइल सॉल्ट के साथ, तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल पहला वाला ले लेता हूँ मैं। सो ये मोनोग्लिसराइड था, फैटी एसिड था, एंड ये मोनो या डाइसैलग्लिसराइड ट्राइसैलग्लिसरॉल था। तो हम क्या करेंगे बच्चा, इनके बाहर लगा लेंगे क्या, बाइल सॉल्ट्स, तो इनके ऊपर बाइल सॉल्ट चिपका देते हैं ऐसे, ये हमने बाइल सॉल्ट चिपका दिया इसके ऊपर, जो उनके हाइड्रोफोबिक नेचर को ख़त्म करेगा, छुपा देगा बेटा, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बन गया ना बेटा, विच इज़ सराउंडेड बाई बाइल सॉल्ट, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम माइसील बोलते हैं। समझ आया। अब माइसील बनने के बाद क्या होता है कि माइसील को हम एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और एब्जॉर्ब करने के बाद जैसे ये इंटेस्टाइन की एपिथेलियल सेल में पहुंचेगा, एपिथेलियल सेल के अंदर बेटा इन माइसील्स को हम सराउंड करते हैं प्रोटीन से, और जैसे माइसील को बेटा प्रोटीन से सराउंड करो, ये माइसील था ना, अब माइसील कहाँ पहुंचा बेटा, माइसील पहुंचा एपिथेलियल सेल में, इंटेस्टाइन के एपिथेलियल सेरोसा म्यूकोसा जो था बेटा, म्यूकोसा की जो एपिथेलियल सेल होगी वहाँ पे माइसील पहुंचा, और यहाँ पे हम माइसील को क्या कराते हैं बेटा, प्रोटीन से सराउंड कराते हैं, प्रोटीन से सराउंड कराते हैं। अब ये माइसील का नाम चेंज होता है, अब ये क्या बनता है, ये बनता है काइलोमाइक्रोन बेटा, काइलोमाइक्रोन। नाउ दिस इज कॉल्ड एज काइलोमाइक्रोन बेटा। तो माइसील एंड काइलोमाइक्रोन में डिफरेंस क्या होता है कि माइसील के बाहर पाए जाते हैं बाइल सॉल्ट्स, एंड काइलोमाइक्रोन के बाहर क्या पाए जाते हैं बेटा, इसके बाहर पाए जाते हैं प्रोटीन्स, ठीक है। माइसील कहाँ बनता है बेटा, ये बनता है एपिथेलियल सेल्स में, एंड काइलोमाइक्रोन कहाँ बनता है बेटा, वो बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ऐसे लिख देता हूँ। तो माइसील कहाँ बनता है बेटा, ये बनता है एपिथेलियल सेल में, और ये कहाँ बनता है, बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड एपिथेलियल सेल्स का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा तो वहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो याद रखेंगे बच्चा। चलिए, तो ये हो गया बेटा हमारा फैट का डाइजेशन, ठीक है। अब इसको एक बार थोड़ा डायग्रामेटिकली दिखा देता हूँ मैं कि डायग्रामेटिकली क्या बताना चाहता था एक्चुअल में। तो इस डायग्राम को ध्यान से देखें। तो ये इंटेस्टाइन का ल्यूमेन है, मतलब बाहर वाली जगह, और ये अंदर बेटा एपिथेलियल सेल या विलय है, विलय या माइक्रोविलय है। तो हो क्या रहा है कि जैसे आपका फैट ग्लोबुल, फैट मॉलिक्यूल एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है ना, जैसे आपकी बॉडी के अंदर आता है बेटा, लार्ज फैट मॉलिक्यूल जैसे बॉडी में एंटर करेगा, तो ये लार्ज साइज्ड फैट मॉलिक्यूल है बेटा, ठीक है ना। तो दिस इज़ अ लार्ज साइज्ड फैट मॉलिक्यूल बेटा, ऐसे। तो जब ये बॉडी के अंदर एंटर कर गया, अब ये बॉडी बेटा हमारी बॉडी का गैस्ट्रिक लाइपेस इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, बिकॉज इसका साइज़ बहुत बड़ा है, ये एक्टिव साइट पे फिट नहीं कर पाएगा। तो हम क्या करते हैं बच्चा, इस बड़े से फैट मॉलिक्यूल को कंबाइन करवाते हैं किसके साथ, बाइल सॉल्ट के साथ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बाइल सॉल्ट है बेटा, तो हमने इसको बाइल सॉल्ट के साथ कंबाइन करवा दिया, ठीक है ना। अब जैसे ही ये बाइल सॉल्ट के साथ कंबाइन होगा, तो आप देख सकते हैं ध्यान से, तो बाइल सॉल्ट ने क्या किया बेटा, इस बड़े से फैट मॉलिक्यूल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करा दिया। ये देखिए, ये एक छोटा मॉलिक्यूल है, ये दूसरा छोटा मॉलिक्यूल है। तो मतलब पहले ये ऐसे था, ये एक बड़ा मॉलिक्यूल था, लेकिन जैसे बाइल सॉल्ट के कॉन्टैक्ट में आया, तो बाइल सॉल्ट ने इसको क्या करा, तोड़ के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करा दिया। सो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं बेटा, ब्रेक डाउन ऑफ ए लार्ज फैट ग्लोब्यूल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बेटा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो बन गए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। यानी इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, तो इमल्सिफिकेशन होता है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे आपका लार्ज फैट मॉलिक्यूल जो खाने से आपने अंदर लाया था बेटा, उसको आप ब्रेक करते हैं इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। सो दिस ब्रेक डाउन इज कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन बेटा, दिस इज कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन।
एंड इस फैट को अब हम क्या बोलेंगे, इमल्सिफाइड फैट बोलेंगे, इमल्सिफाइड फैट बोले, मतलब ये अब छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में डिवाइड हुआ है, अब ये आराम से क्या हो सकता है बेटा, बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब या डाइजेस्ट हो सकता है। अब ये जो इमल्सिफाइड फैट होता है इसको कौन डिवाइड करता है, लाइपेस एंजाइम डिवाइड करेगा, चाहे वो पेनक्रेटिक लाइपेस हो चाहे वो इंटेस्टाइनल लाइपेस हो। तो लाइपेस क्या करेगा बेटा, इसको डिवाइड करेगा इनटू मोनोग्लिसराइड, फैटी एसिड, डाइग्लिसराइड, डैश एंड डैश। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बन गया बेटा मोनोग्लिसराइड्स। अब इन मोनोग्लिसराइड्स को हम सराउंड अगेन किससे करते हैं, बाइल सॉल्ट से करते हैं। ये सब कुछ ल्यूमिन में ही हो रहा है, और सराउंड करने के बाद ये यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन गया ना अभी बचा, जिसमें अंदर मोनोग्लिसराइड है, फैटी एसिड है एंड बाहर बाइल सॉल्ट्स है, इसको हम माइसील बोलते हैं बेटा। अब बन गया माइसील। तो माइसील कहाँ बनता है, ल्यूमिन में बनता है, इंटेस्टाइन के ल्यूमिन में, एपिथेलियल सेल के बाहर में बनता है। अब ये माइसील एंटर करता है एपिथेलियल सेल में, आप देख सकते हैं ये माइसील एपिथेलियल सेल में एंटर कर गया और बाइल वापस बाहर आ गया बेटा। तो माइसील जैसे एपिथेलियल सेल में एंटर करेगा ना, इसको हम जोड़ देंगे प्रोटीन के साथ। ये आप देख सकते हैं प्रोटीन है, ये माइसील है। अब दोनों जुड़ गए तो बाहर है प्रोटीन का कवर और अंदर है माइसील बेटा। अब इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, काइलोमाइक्रोन बोलते हैं। एंड फाइनली फिर काइलोमाइक्रोन कहाँ चला जाता है, एक लिम्फेटिक वेसल में चला जाता है, जो बड़े साइज की लिम्फेटिक वेसल होती है, जिसका काम होता है बेटा इन फैटलेट्स को ड्रॉपलेट्स को एब्जॉर्ब करना, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम लेक्स्टील बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स बेटा। तो आई होप आपको डाइजेशन फैट का एंड एज वेल एज एब्जॉर्प्शन फैट का समझ आ गया बच्चा। सो दिस इज एंड ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स, चाहे वो फैट था, कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था। एंड साथ में हमने एक एक्स्ट्रा चीज़ भी पढ़ी, हमने देखा कि फ़ैट का डाइजेशन बॉडी में कहाँ पे होता है और कैसे होता है और कैसे फ़ैट को बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है बच्चा, सो ये हो गया डाइजेशन का एंड। अब इसमें क्या रह जाता है, अच्छा और एक चीज़ भी याद रखेंगे कि अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करेंगे ना, तो आप लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखेंगे बच्चा, कि लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, वो वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ एमाइनो एसिड लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन्स लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइल सॉल्ट्स लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। इसके अलावा बेटा लार्ज इंटेस्टाइन तो मैंने बोला था सीकम के अंदर कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज होते हैं, है ना, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं बेटा सीकम में। और वो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्या करते हैं बेटा, वो विटामिन के और विटामिन B12 को रिलीज़ करते हैं बेटा। ठीक है, इसके अलावा याद रखेंगे कि आपके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया पाया जाता है बेटा, बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई। ठीक है ना, बैक्टीरिया का नाम है बेटा ई कोलाई। तो ये ई कोलाई बैक्टीरिया क्या करता है बेटा, ये आपकी बॉडी के अंदर बिलिरुबिन जो है बेटा, जैसे यूरोबिलिनोजन है यहाँ पे, तो यूरोबिलिनोजन प्रोडक्ट है बेटा किसका, बिलिरुबिन का। ठीक है, ये इसको कन्वर्ट करेगा ऐसे, मान लो इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, तो ये है बिलिरुबिन। बाइल सिक्रीशन के अंदर बेटा एक पिगमेंट पाया जाता है, तो ये बिलिरुबिन को कन्वर्ट करेगा बेटा किसके अंदर, यूरोबिलिनोजन के अंदर। एंड फिर यूरोबिलिनोजन को अंदर यूरोबिलिनोजन को बेटा कन्वर्ट करेगा किसमें, यूरोक्रोम में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, एंड ये यूरोक्रोम जो होता है बेटा ये यूरिन में आता है, एंड इसकी वजह से यूरिन का कलर कैसा होता है, येलो कलर होता है, येलो कलर ऑफ यूरिन। तो हमारे यूरिन का जो कलर येलो होता है वो किसकी वजह से होता है बेटा, यूरोक्रोम की वजह से होता है। तो वो यूरोक्रोम कहाँ से आता है बेटा, वो आता है बिलिरुबिन से। बिलिरुबिन से बनता है बेटा यूरोबिलिनोजन, यूरोबिलिनोजन से बनता है यूरोक्रोम, एंड यूरोक्रोम फिर यूरिन से बाहर निकल के आता है, जो यूरिन को क्या करता है, येलो कलर देता है। ठीक है, इसके अलावा सेम बेटा ये ई कोलाई और क्या काम करता है, ये बिलिरुबिन को और एक कंपाउंड में भी कन्वर्ट कर सकता है, फिर बना दे इसे। ठीक है, तो ई कोलाई अगेन आ गया, तो ये बिलिरुबिन को कन्वर्ट कर सकता है बेटा स्टेरकोबिलिनोजन बेटा, तो ये कन्वर्ट करता है इसको स्टेरकोबिलिनोजन में। ठीक है, स्टेरनोबिलिकोजन जो होता है बेटा अगेन ई कोलाई के प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है बेटा यूरोबिलिन्स एंड स्टेरकोबिलिन्स में।
ठीक है, यूरोबिलिन्स एंड स्टर्कोबिलिन्स में कन्वर्ट हुआ। अब ये जो चीज़ है बेटा यूरोबिलिकोजन एंड स्टर्कोबिलिकोजन, सो ये पाए जाते हैं बेटा आपके फीकल मैटर में। ये आपके फीसिस को क्या करते हैं, येलो कलर देते हैं, येलो कलर ऑफ फीसिस। ये फीसिस को येलो कलर देते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखेंगे बेटा, ये लार्ज इंटेस्टाइन का थोड़ा बहुत फंक्शन इधर ख़त्म होगा। सो इसके साथ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो ख़त्म हो जाता है बेटा। मेजर पोर्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं और उस टेबल में समझ लेते हैं कि फूड जो हमारी बॉडी के अंदर बेटा गया, ठीक है ना, सॉरी हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम ग्लैंड्स हमने पढ़े, तो हमने उन ग्लैंड्स में देखा था बेटा कि बहुत सारे हार्मोन्स भी पाए जाते थे, ठीक है। तो वो हार्मोन क्या थे, उन हार्मोन्स का फंक्शन क्या था, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करते हैं। प्लस हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में फूड जो हमने डाइजेस्ट किया उसको एब्जॉर्ब कैसे करते हैं, उसको एसिमुलेट कैसे करते हैं। तो उसके साथ फिर हमारा ये वाला चैप्टर हो जाएगा फिनिश बच्चा, ठीक है ना। चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ। टिल देन खुदा हाफिज़ एंड टेक केयर गाइस, बाय बाय।